Assalamualaikum everyone. We are waiting for the speaker. We will be starting the webinar shortly. Please wait.
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? The webinar is started. Assalamu alaikum everyone. This is Zainab from DICE. I would like to extend a very warm welcome to all of you on behalf of DICE for today's webinar on Become a Cloud Engineer with AWS. We are glad to announce that today's webinar will be conducted by our lead trainer, Mr. Asim Rashid, GM Technical at Access Pakistan. Mr. Asim Rashid has 16 plus years of technical experience in ICT industry. He holds course expertise in cloud, databases, and big data domain. In today's session, you will get to understand the best practices for getting started in AWS Cloud. You'll learn the best practices to build resilient, reliable, and cost-effective applications. Mr. Asim will enlighten you about what is actually Amazon Web Services, cloud computing tools and techniques, comparative advantages of cloud computing with AWS, and much more. I would like to request all of you to note down your queries during this session and ask them in the Q&A session at the end. That's all from my side. Thank you. Over to Mr. Asim. जी अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. So you can start the webinar. मैं से स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन कहाँ से आएगा? मतलब मुझे डिसेबल्ड है, मतलब इनेबल करवा करते हैं, मतलब राइट्स नहीं है शायद मेरे पास। Abdullah, kindly share the rights. So you have the hosting rights now. जी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी, it's visible. अच्छा, थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम आसिम है और मैं करंटली टेक एक्सेस एक कंपनी है, ठीक है, जो कि आईटी फर्म है, और उसके लिए मैं वहाँ पे मैं एज अ जीएम टेक्निकल इस वक्त काम कर रहा हूँ। और मेरी जो मेन डोमेन्स हैं वो डेटा साइड है और क्लाउड साइड है, ठीक है। और AWS और हवावे और ओरेकल क्लाउड मैं सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ इसका। और इसके अलावा के डिप्लॉयमेंट्स और मेनली जो है सोल्यूशन एज अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना और कस्टमर्स को उनको ऑन प्रेम से क्लाउड के ऊपर माइग्रेशन वगैरह इसके लिए हेल्प आउट करना, ये मेरी जो है ना मेन ड्यूटीज़ में से है, ठीक है। बाकी ये कि आप लोगों का अगर क्लाउड के ऊपर किसी का ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस है तो काइंडली हाथ खड़ा कर दें ताकि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए और मैं उसी हिसाब से फिर चीज़ें लेके चलूँ। तो बस 2 बंदे हैं जिन्होंने क्लाउड पे ऑलरेडी पहले काम किया हुआ है, उससे पहले कोई काम वगैरह आप लोगों ने नहीं किया होगा क्लाउड के ऊपर, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अगर मुझे आप लोग अगर 1-1 मिनट का या आधे मिनट का अगर इंट्रोडक्शन करवा दें सब, ठीक है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए, ताकि मैं अपना जो हमारा सेमिनार है वो थोड़ा सा एक इंटरेक्टिव टाइप बना के और उसको मैं उसी हिसाब से आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। तो ज़रा वन बाय वन प्लीज़ ज़रा मुझे इंट्रोडक्शन सिर्फ वन लाइनर, ठीक है, कि करंटली जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे, नाम और एजुकेशन, और करंटली आप लोग कोई जॉब कर रहे हैं और या आप फ्रेश जो है ग्रेजुएट्स हैं, तो ये थोड़ा सा अगर मुझे आइडिया हो जाएगा तो फिर हम लोग चीज़ें आगे लेके चलेंगे। तो काइंडली वन बाय वन चले, मैं नाम लेता जाता हूँ ना, मुझे बता देंगे। आदिल, आप जरा थोड़ा सा बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद और मैं रिसेंटली एक फिनटेक में काम कर रहा हूँ और एक फिनटेक स्पेशलिटी इनकी फिनटेक है और एक बहुत बड़ी टेलको कंपनी है जिसके लिए इन्होंने प्रोडक्ट्स अपनी
जो है मतलब उनकी मॉनिटरिंग जो है अभी हम ऑपरेशन टीम का हिस्सा है, तो आई वांट टू जंप इनटू डेवऑप्स और डिप्लॉयमेंट बेसिकली। तो माइक्रो सर्विसेज एंड कुबरनेटिस डॉकर्स, और अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली क्लाउड जो है वो भी इसका हिस्सा है। तो ठीक हो दैट्स व्हाई गया, आई एम हियर। जी जी। ठीक हो गया जी। हादी हसन। Ji, Shalom sir. I'm from Lahore, and I'm currently in the sixth semester. And I've already taken. Yeah, I want to become a data engineer, so I've already taken the SQL Server course and also the Big Data course. And now I'm weighing between if I should take DevOps course first or the AWS Solutions Architect course first. So that's why I've attended this session. So I can also ask you that and also understand what exactly we'll be studying in the Solutions Architect course, whether it will be along the AWS Solutions Architect or whether you have something different in mind to teach. So that is what I want to know. ठीक है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हादी हसन। नहीं सर, मैं ही हादी हसन। सॉरी, इसके बाद उस्मान गुल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम हेलो। सलाम। अच्छा सर, बेसिकली आई एम फ्रेश ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर, और इसके बारे में काफ़ी सर्च किया था, तो मैं चाह रहा था इसके बारे में वेबिनार से कुछ आइडिया हो जाए। तो ठीक हो गया, ठीक है, मतलब अभी फ्रेश स्टूडेंट है। ठीक है, अदीला जफर। Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। I have done. I want to join the cloud computing. That's why I'm going to attend this webinar. मैंने कहा अभी आप फ्रेश स्टूडेंट हैं या जॉब कर रही हैं? No, I am student. स्टूडेंट, ठीक हो गया। आगे ये ब्लेसिंग, आई डोंट नो अब नाम क्या है इनका पूरा, ब्लेसिंग के नाम से जो अकाउंट है। Good afternoon. Can I be heard? Good afternoon. Hello, good afternoon. Yes, we can hear you. Yes, yeah, we can hear you. Okay, my name is Blessing Adeni. I'm a data analyst. Okay. Thank you. फैजान। फैजान। मोहसिन खुर्शीद। Assalamualaikum. I'm from Karachi, and I have 7 years of experience in the data analytics on Microsoft BI stack, which include SQL Server, SSIS, SSAS, SSRS, and Power BI. So, and currently I am enrolled in the big data training from the DICE, right? So I want to get the knowledge of AWS cloud to switch my career towards the cloud. And currently I'm working in System Limited as a consultant data analytics. Okay. महमूद सुल्तान। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज महमूद सुल्तान। मेरा कोई एक्सपीरियंस है कोई 8-9 साल का एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, जिसमें .NET है, PHP, मीनमैन और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो करंटली आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर कि जी इस कोर्स में आप लोग किस तरीके से और क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे काफ़ी टीम मेंबर्स हैं जो कि जिनको ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड हैं क्लाउड के ऊपर। सो आई जस्ट वांट टू सी कि क्या कंटेंट है कोर्स का और उसके अंदर कौन कौन से क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं और किस तरह की एक्सपर्टीज आप लोग जो है वो आगे उस पर ट्रेन करेंगे। सो दिस इज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट के जिस वजह से मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। थैंक यू। ठीक है, नौमान इकबाल। Yes, assalamu alaikum everyone. I am Noman Iqbal presenting Solution Hut Lahore. We already have some implementations of cloud computing AWS EC2 instances for some of our clients.
So we are looking forward to enhance our expertise in the area of cloud computing. That's why I'm interested in taking this webinar and then the course. Thank you. Thank you. Saida Shehrbano Raza. हाय एवरीवन, दिस इज मी सईदा शहर बानो और अभी मैं इंटर्न हूँ सिस्टम्स लिमिटेड में। कंपिटेंसी मेरी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। Basically, I'm new to AWS and know a few things about it, the few services or resources you can say. So I just want to enhance the skills in AWS more. Thank you. Talha Ikram. जी अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। I'm working in Ericsson for a long and I guess 8 to 9 years, and most of the times we work on the virtualized cloud infrastructure like VMware, but for the AWS I'm a little bit new, so I just want to enhance my skills in the AWS and just want to know what's the new technologies and how we can implement it. आप Ericsson में काम कर रहे हैं? जी राइट, Ericsson। अच्छा, चलो शायद मुलाकात हुई हो आपसे। जी बिल्कुल, आपसे हुई भी है। ठीक है, ठीक है। फैसल रियाज। यावर अली अब्दुल वहीद। अच्छा, और अगर किसी ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया तो थोड़ा सा करवा दें, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो चुका है, तो फिर स्टार्ट करें। अगर कोई एक दो और हैं तो मुझे काइंडली इंट्रोडक्शन करवाएं ताकि हम लोग जो है ना चीज़ें वगैरह स्टार्ट करें फिर आगे। जी वेलकम सर। मेरा नाम खुर्शीद है। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, आपकी ना आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी अब सही आ रही? जी जी अभी सही आ रही है। जी, मेरा नाम नाज खुर्शीद है। मैं HPL में एज ए डाटा इंजीनियर काम करता हूँ। मेरा जो मेन डोमेन है वो स्पार्क, हाइव, इम्पाला और पाइथन और SSMS इन सब के अराउंड कवर करता है। तो अभी मैंने ये ट्रेनिंग इसलिए दी है कि हम बिग डाटा को किस तरीके से हम क्लाउड के थ्रू माइग्रेट करवाते हैं सारे डाटा को, अगर हमें क्लाउड पे मूव करना हो। तो ये मेरा बेसिक डोमेन है जिसकी वजह से मैं सेमिनार में। अच्छा चलें ठीक है। और अगर कोई रह तो नहीं गया इंट्रोडक्शन वगैरह के लिए, फिर थोड़ी सी डिस्कशन जरा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो डिस्कशन हमारी होगी ना, ये टोटल ओपन डिस्कशन है। और पहले तो सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा, एक्चुअली मेरा जो ना लैपटॉप वो मेरे हाथ से गिर गया, वो टूट गया, ऑन भी नहीं हो रहा था। तो अभी मैंने किसी से बोरो किया और आप लोगों की जो ना सेमिनार कंडक्ट वगैरह कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए जो है इसको देखते हैं। अभी हम लोगों ने जो सेमिनार है वो अभी इसका मकसद क्या है, एक तो ये है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग, पहले तो जैसे आप लोगों से जो मुझे ओवरऑल डिस्कशन हुई आप लोगों के साथ, तो थोड़ा बहुत मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप लोग स्टूडेंट्स भी हैं और मोस्टली जो है वो प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, पहले तो क्लाउड कंप्यूटिंग का अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह चीज़ों का देख लेते हैं, एंड देन फिर हम लोग, मतलब ये एक छोटा सा सेशन होगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्लाउड की क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या हो सकता है, AWS की कौन कौन सी सर्विसेज हैं। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट की हमारी एक प्रेजेंटेशन टाइप होगी, और उसके बाद फिर जो है ना हम ओपन क्वेश्चंस वगैरह करेंगे कि हम इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे, इस कोर्स से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, और इस कोर्स में मीन्स हमारा हैंड्स ऑन कितना होगा और हमारा जो है थ्योरेटिकल कितना होगा। ठीक है, और इसका सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आप लोगों को एडवांटेजेस होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स और ओपन हम सारी जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, जो लोग आप लोगों को पता है कि क्लाउड में बेसिकली नॉर्मली आप लोग देख रहे होते हैं कि जब भी आप लोग काम कर रहे होते हैं अपने ऑफिस में या इधर उधर देखते हैं, तो आपका नॉर्मली क्या होता है कि डाटा सेंटर्स में चीज़ें आपकी चल रही होती हैं, आपके सर्वर्स वगैरह होते हैं, स्टोरेजेस वगैरह होती हैं, उसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन चल रही होती हैं, आपके डेटाबेसेस रन हो रहे होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, और वही जो एप्लीकेशंस और जो डाटा सेंटर है वो सारी की सारी मैनेजमेंट बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, आप थ्रू ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे होते हैं। ठीक है, आपका ऑन प्रीम चीज़ें चल रही होती हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें कि आप जैसे एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन की आपकी एक टीम होगी, डेटाबेस है तो डेटाबेस की टीम होगी, देन इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम होगी, एंड अगेन आपका जो नेटवर्क है तो नेटवर्क की एक टीम होगी।
तो बेसिकली आपको क्या है कि मैनेजमेंट के लिए, और क्लाउड का मेन पर्पस आपके लिए क्या है कि क्लाउड आपको फैसिलिटेट करता है, ठीक है, कि आपको कोई भी चीज़ आप क्या करती हैं कि आपने कोई भी एप्लीकेशन है या कोई भी आपकी डेटाबेस है या कोई भी चीज़ है, उसको आप क्या करती हैं कि आप क्लाउड के ऊपर, क्लाउड बेसिकली क्या है कि ये एक आपको ओवर द इंटरनेट आपको टेनेंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि जैसे आप नॉर्मली अगर हम बात करें तो क्या होता है कि डेटा सेंटर्स में आपके सर्वर्स होते हैं, आपकी स्टोरेजेस होती हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसकी मैनेजमेंट के लिए आपको पूरी टीम प्रॉपर ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। क्लाउड का आपको एडवांटेज क्या है कि एक तो डिप्लॉयमेंट जो है वो फौरन हो जाती है, ठीक है, आपको क्लाउड में आपके प्रोविजनिंग यानी कि जो हार्डवेयर है उसको ऑर्डर करना, ठीक है, उसको डिप्लॉय करना एंड देन उसको मेक श्योर करना कि आपकी एप्लीकेशंस और आपके जो डेटाबेसेस हैं वो प्रॉपर चल रहे हैं, ठीक है, तो उस ये एक लेंथी प्रोसेस है, ठीक है, इसमें वीक्स बल्कि समटाइम्स इसमें मंथ्स भी लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप इंस्टेड ऑफ बाइंग, ठीक है, या आप अपने फिजिकल डेटा सेंटर बनाएं जिसमें आप अपने सर्वर रखें, ठीक है, आप क्या करते हैं कि अपनी सर्विसेज सिर्फ आपकी अपनी होती हैं और उन सर्विसेज को आप क्या करते हैं, आप क्लाउड पे रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी अवेलेबिलिटी, उसके डेटा सेंटर की मैनेजमेंट, वो सब आपका हेडेक नहीं है। क्या होगा कि जो भी आपका क्लाउड प्रोवाइडर होगा वो क्या करेगा, वो सारी की सारी इनकी मैनेजमेंट कर रहा होगा। नॉर्मली अगर हम देखें, ठीक है, तो क्लाउड आप लोगों ने अली बाबा का नाम सुना होगा, AWS का नाम सुना होगा, Oracle का नाम सुना होगा, Huawei का नाम सुना होगा, तो ये सारे के सारे आपको क्या करते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं और आपको पब्लिक क्लाउड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी सर्विसेज को आप ऑन इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट क्या है, आप क्लाउड के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग, इसकी रिक्वायरमेंट आपकी कब कब हो सकती है और किस किस इंडस्ट्री में इसके यूज केसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आपने अपने डेटा का बैकअप लेना है, ठीक है, उसके लिए आप क्लाउड को यूज कर सकते हैं। अपनी नॉर्मली क्या होता है कि आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि वो ये होता है कि लोग अपनी जो एप्लीकेशंस की मेन साइट होती है उसको रखते हैं ऑन प्रेम, और उसकी जो DR साइट है, DR साइट के लिए वो क्या करते हैं, क्लाउड को चूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये है कि जैसे हमारी बहुत सी एप्लीकेशन चल रही होती हैं, ठीक है, और उसको आप क्या करोगे कि आप आपके ऑन प्रेम आपका डेटा सेंटर है जिसमें एप्लीकेशंस, आपके डेटाबेसेस, ईच एंड एवरीथिंग आपकी चल रही है, और उसका DR जो साइट है, बजाय इसके कि आप एक और डेटा सेंटर लें, वहाँ पे आप फिजिकल चीज़ें इंस्टॉल करें। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपकी जो DR साइट है वो किसी रिमोट साइट पे होती है, ठीक है, जहाँ पे आपका अपना ऑफिस नहीं होता, या वहाँ पे आपको स्पेशल लोग हायर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपका एडवांटेज क्या है कि अगर आपने DR बनानी है तो उसके लिए आप क्या क्लाउड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या वर्चुअल डेस्कटॉप्स हैं। सॉरी सर, ये DR क्या चीज़ है? DR क्या होती है कि आपकी फॉर एग्जांपल आपकी एक एप्लीकेशन है जो कि आपकी किसी एक ऑन प्रेम या कहीं पे भी चल रही है, ठीक है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि जो यूजर होते हैं ना, वो एप्लीकेशंस को 24/7 उन्होंने एक्सेस करना होता है, ठीक है। अब इमेजिन करें कि 24/7 अगर वो सर्विस एक यूज हो रही है और वो किसी भी वजह से सर्विस अनअवेलेबल हो जाए, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके लिए क्या है कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर होता है कि यूजर एक्सेस नहीं कर पा रहे और बहुत सी चीजें। तो इसके लिए क्या होता है कि हम एक और साइट बनाते हैं जिसको हम बैकअप साइट बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमकी जो प्राइमरी साइट है, अगर वहां पे कुछ हो जाता है, ठीक है, किसी भी वजह से, आइदर कोई डिजास्टर आ गया है, ठीक है, कोई नेचुरल डिजास्टर है, या किसी भी और वजह से एप्लीकेशन क्रैश कर गई है या डेटाबेस क्रैश कर गई है, तो हमारे पास एक सेकेंडरी हमारे पास डेटा सेंटर में एप्लीकेशन चल रही होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बैकअप साइट होती है। तो क्या होती है, वो उसको टेक ओवर कर लेती है और आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, जो यूजर को सर्विसेज हैं, वो क्या होती है, कॉन्टिन्यूस मिल रही होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल किस तरह से, जैसे आप लोग फेसबुक यूज कर रहे होते हैं और बहुत सी एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे होते हैं, तो इनके जो डेटा सेंटर्स हैं वो डिफरेंट जगहों पे प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, और आपको नहीं पता होता। अगर आपकी प्राइमरी कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने सुना हो कि यार फेसबुक कंप्लीटली डाउन हो गई है, ठीक है, पूरे के पूरे उसमें हो सकती है लेकिन टोटल उसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि उनके DR साइट्स वगैरह और बैकअप साइट्स वगैरह आपकी बनी हुई होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ओके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि कंटेनर्स हैं, डॉकर्स हैं, डेवऑप्स हो गए, तो इसमें भी क्या है कि इसको ये एज अ सर्विस आपको क्लाउड पे मिल जाती है, बजाय से कि आप अपने ऑफिस में या अपने लैपटॉप के ऊपर पूरा सेटअप करें, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट इन्वायरमेंट या डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आप क्लाउड पे बना सकते हैं, उसके ऊपर अपनी डेवलपमेंट करें, आपको टूल्स जो जो चीज़ें आपको अवेलेबल हैं वो क्लाउड पे आपको एज अ सर्विस मिल जाती हैं,
ठीक है। और उसके बेस के ऊपर क्या कर सकते हैं कि आपने जो भी प्रोग्रामिंग करनी है, बेसिकली जो आपका ऑन प्रेम लैपटॉप के ऊपर या कहीं पे भी आपने इंस्टॉलेशंस करनी है, फिर बाद में पैचेस वगैरह डिप्लॉय करने और बहुत सी चीज़ें हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तरह से आप जो है क्या कहते हैं, उनसे आपकी मतलब वो आपको ऑन प्रेम नहीं करना पड़ता। क्लाउड के ऊपर आपको क्या मिलेगा, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एज अ सर्विस आपको अवेलेबल होती हैं। इसी तरह से बिग डाटा एनालिटिक्स है, जैसे अगर मैं AWS की बात करूं तो बिग डाटा एनालिटिक्स की वहाँ पे सर्विसेज हैं। अगर मैं नॉर्मल ऑन प्रेम की बात करूं तो बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए जो सेटअप है, उस सेटअप को लगाने के लिए एटलीस्ट 1.5 मंथ रिक्वायर्ड है, ठीक है, जिसमें आप अपनी डाटा नोट्स लगाएंगे, आप अपनी क्या कहते हैं सेकंड जो आपकी मास्टर नोट्स हैं और बहुत सी नोट्स हैं जो आप रन कर रहे होते हैं। तो यही अगर आप ये क्लाउड पे लेके जाते हैं तो क्लाउड के ऊपर जो है ना आप लोगों की यही चीज़ें क्या होंगी कि आपको वहाँ पे सर्विसेज हैं, विद इन फ्यू मिनट्स आप क्या करते हैं कि उन सर्विसेज को आप अनेबल करते हैं, ठीक है, एंड देन क्या क्या वो सर्विसेज यूज़ करनी शुरू कर देते हैं। इसी तरह से और वेब एप्लीकेशंस हैं, तो वेब एप्लीकेशंस में भी आपके पास जैसे डिफरेंट आपको टूल्स चाहिए होते हैं, जावा हो गया, PHP हो गया, इसी तरह से डेटाबेसेस आपको रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे ओरेकल का डेटाबेस है, MySQL डेटाबेस है। तो ऑन प्रेम पे इनकी डिप्लॉयमेंट्स, इनकी पैचिंग, इनकी मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें हैं, ये एक क्या है, ये आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी पड़ती हैं। यही काम आप जब क्लाउड के ऊपर कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है एज अ सर्विस मिल रही होती हैं। तो करंटली अगर हम अपने एनवायरनमेंट में देखें तो आपने देखा होगा कि चीज़ें जो है ना रिड्यूस हो रही हैं, मतलब हम लोग इस चीज़ पे टाइम ज़ाया नहीं करते कि यार मैंने अभी ये एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, ठीक है, मैंने ये सेटअप लगाना है, मैंने डिफरेंट चीज़ें लगानी है। उसमें क्या होता है आपके महीने 2 महीने, इवन प्रोविजनिंग की बात करूँ, आप लोगों में से जो लोग जॉब्स कर रहे हैं तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि कभी भी कोई नया हार्डवेयर अगर आप लोगों ने प्रोविजन करना है तो उसका प्रोसेस एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स हो जाता है, ठीक है। जो लोग आप लोग जॉब कर रहे हैं तो उन लोगों को बड़े अच्छे तरीके से आइडिया होगा, स्पेशली जो इंफ्रा से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, अब इन चीजों से क्लाउड में आपको क्या एडवांटेज मिलता है कि आपको ये सारी की सारी चीजें क्लाउड पे आइदर एज अ सर्विस मिल जाती हैं या आपको एक नॉर्मल इंस्टेंस मिल जाता है जिनमें मिनिमम आपको एटलीस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल्ड मिलता है, जिसमें जस्ट आपने क्या करना होता है, अपनी एप्लीकेशंस को, अपने जो भी आपने चीजें डिप्लॉय करनी है आप वो डिप्लॉय करते हैं एंड देन उसको यूज करते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? ये आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि क्लाउड का भी बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को समझ आ गया है, ठीक है। अब क्या है कि आपके पास डिफरेंट कंप्यूटिंग के आपके पास मॉडल्स वगैरह होते हैं। अगर मैं नॉर्मल बात करूं, ठीक है, तो आपके पास जब भी क्लाउड है, ठीक है, एक नॉर्मल एक बात करते हैं, अभी स्लाइड से हट के बात करते हैं। आप लोगों को पता है कि जो क्लाउड की इवैल्यूएशन यानी इवॉल्व कैसे हुआ? आप लोगों ने देखा होगा कि पहले आज से अगर आप 10-15 साल पहले जाएं तो क्या होता था कि डेटा सेंटर्स में आपके सिस्टम्स लगे होते थे, फिजिकल मशीनें होती थी, फिजिकल मशीनों के अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करते थे, देन एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते थे और इसी तरह से आपकी डेटाबेसेस वगैरह आप इंस्टॉल करके आप अपनी एप्लीकेशंस को रन कर रहे होते थे। उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरा, उनकी जगह क्या है कि आपकी वर्चुअल मशीनों ने ले ली। आप लोगों ने VMware का सुना हुआ होगा, ठीक है, इसी तरह से और डिफरेंट KVM है, ठीक है। तो डिफरेंट आप लोगों के पास क्या है चीज़ें अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको मतलब आपने एक ही आपका हार्डवेयर है, ठीक है, जैसे सर्वर्स हैं, और सर्वर्स को आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको पार्टीशन कर लेते थे कि जी आपने एक वर्चुअल मशीन बना ली एक ही हार्डवेयर के ऊपर 2। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा तो वर्चुअल मशीन में क्या कि आपका हार्डवेयर अब बेस्ट यूटिलाइज हो रहा था, लेकिन बहुत से रिसोर्सेज आपके ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या आया कि आपके पास एक क्लाउड की फॉर्म आई। क्लाउड की फॉर्म में क्या होता था कि आपके पास चीजें जो हैं वो सारी की सारी आप क्लाउड के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्लाउड पे आपको एडवांटेज क्या है कि आपके जो आपका जो हेडेक है ना कि आपने डिप्लॉयमेंट्स करनी है, ये सारी चीजें करनी है, वो सारी की सारी आपकी क्या है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, अब जो क्लाउड है, क्लाउड की नॉर्मली क्या होती है, 3 से 4 टाइप्स होती हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। लाउड एंड क्लियर। क्लाउड की जो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं नॉर्मली 3 से 4 किस्म के होते हैं। बेसिकली वैसे 3 किस्म के होते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि यार एक 4 किस्म के हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास होता है प्राइवेट क्लाउड।
प्राइवेट क्लाउड क्या होता है कि ये आपके ऑन प्रेम होता है। सम टाइम्स ऐसा होता है कि कस्टमर कहता है कि यार हमने अपना जो डेटा सेंटर है ना, या जो हमारा डेटा है वो बहुत क्रिटिकल है, ठीक है, या हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत क्रिटिकल हैं, हम इसको क्लाउड के ऊपर नहीं लेके जा सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर के साइट पे या कहीं पे भी उनकी जो ट्रस्टेड कोई जगह है, जो डेटा सेंटर है, वहाँ पे हम उनका सेटअप लगाते हैं और वहाँ पे हम लोग उनको क्लाउड डिप्लॉय करके देते हैं, ठीक है। अब क्लाउड के कौन कौन से हो सकते हैं, अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ तो क्लाउड में क्या है कि आपके पास VMware का क्लाउड है, उसके अलावा आपको ओपन स्टैक का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, ठीक है, तो उसके क्लाउड की डिप्लॉयमेंट है, और इसके अलावा और 2-3 क्लाउड हैं जो कि आप ऑन प्रेम डिप्लॉय कर सकते हैं। उसका जो आपका प्राइवेट क्लाउड है वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उस एंटरप्राइज के लिए होता है, ठीक है। यानी कि अगर उन्होंने उसी एंटरप्राइज के अंदर अपने कोई टेनेंट्स वगैरह उन्होंने कुछ बनाने हैं, कुछ वर्चुअल मशीन्स वगैरह क्रिएट करनी है, या इवन कोई सर्विस एज अ सर्विस कोई एप्लीकेशन उन्होंने यूज़ करनी है, तो उसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या आ जाते हैं पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में क्या होता है कि आपके पास जो ये डेटा सेंटर है, ये सारे के सारे ये डिफरेंट कंट्रीज में बने हुए होते हैं, उन जिनको हम अवेलेबिलिटी जोन्स बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आपके पास क्या है, AWS है, अलीबाबा है, गूगल का क्लाउड है, ठीक है। इसके अलावा हवावे है, ओरेकल है। अब इनका इसमें क्या होता है कि आप जो आपके पास पब्लिक क्लाउड्स हैं, ये आपको क्या देते हैं, ये आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनके डेटा सेंटर्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, डिफरेंट रीजन्स के अंदर, और जो डेटा सेंटर्स हैं वहाँ पे इन्होंने सर्वर्स वगैरह सब कुछ लगाए हुए होते हैं, और आप क्या करते हैं कि आप जस्ट जो सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड होती हैं, आप अपनी सर्विसेज वहाँ से उनसे परचेज करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, एंड देन वो जो सर्विसेज हैं वो आप इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक में और प्राइवेट में फर्क क्या है कि जो पब्लिक है ये ओपन होता है, ठीक है। आप दुनिया के किसी भी कोने पे बैठ के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, अपनी VM जो आपको करीबी रीजन पड़ता है आप उसके ऊपर एक्सेस करें ताकि आपको लेटेंसी वगैरह कम आए। और जो आपका प्राइवेट है, प्राइवेट क्या है, वो ऑन प्रेम होता है। इसके अलावा जो तीसरी मेन क्लाउड की टाइप है वो बेसिकली आपकी कौन सी बनती है, वो बनती है आपकी हाइब्रिड। हाइब्रिड के केस में क्या होता है कि आपके पास हाइब्रिड के केस में जो फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूँ कि यार हमारी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जो है वो यूजर ने यूज करनी है, यानी जाहिर सी बात है कुछ एप्लीकेशन होती हैं वो आपकी बाहर से यूजर यूज कर रहा होता है, कि आप अपनी ये जो एप्लीकेशन है वो तो आप क्लाउड पे रख सकते हैं पब्लिक क्लाउड के ऊपर, जैसे AWS हो गया या इनका हो गया, अलीबाबा हो गया, गूगल का हो गया। लेकिन आप ये कहते हैं कि यार हमारा जो डेटाबेस है ना वो हमारा बहुत क्रिटिकल है, ठीक है, तो डेटा जो है वो इस तरह ओपनली हम लोग नहीं छोड़ सकते, ठीक है, क्लाउड के ऊपर। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में ये होता है कि हम ऐसा करते हैं कि जो क्लाउड का डेटाबेस है, सॉरी जो आपकी एप्लीकेशन के साथ जो डेटाबेस है उसको हम रखते हैं ऑन प्रेम, यानी कि जो आपका प्राइवेट क्लाउड है, और जो एप्लीकेशन का इंस्टेंस है वो हम क्रिएट करवाते हैं आपके क्लाउड के ऊपर, ठीक है। और डेटाबेस और आपकी जो एप्लीकेशन है वो ओवर द VPN या कोई भी और हमारा एक डेडिकेटेड लिंक भी हो सकता है, या ओवर द इंटरनेट क्या हो सकता है कि हम उसके साथ लिंक करते हैं, और देन क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन उस डेटाबेस को एक्सेस कर रही होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है कि 3 मॉडल होते हैं जिसमें आपके क्या होता है, एक पब्लिक है, एक प्राइवेट है, एंड देन आपका जो एक मॉडल है वो आपका क्या होता है, वो हाइब्रिड मॉडल होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन या कोई चीज पूछनी हो तो बताएं। Can you please repeat the concept of private cloud? मुझे कॉन्सेप्ट जो है वो कंफ्यूज कर रहे हैं इसके हाइब्रिड क्लाउड में और प्राइवेट में। देखें जो प्राइवेट क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड ये होता है कि आपकी ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि आपकी एप्लीकेशन और आपकी डेटाबेस दोनों, आपका एप्लीकेशन और डेटाबेस का तो आइडिया होगा ना कि जैसे आपकी एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन आप क्रिएट करती हैं, जैसे कोई फॉर्म्स हो गए, कोई आपकी वेब एप्लीकेशन हो सकती है, कोई आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकती है, तो उसके साथ हमेशा डेटाबेस वगैरह कोई अटैच होता है जिसमें आप यूजर्स की इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर कर रहे होते हैं या अपना दूसरा डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। प्राइवेट के केस में क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन, आपका डेटाबेस, ईच एंड एवरीथिंग ऑन प्रेम होगी, यानी कि आपके ऑफिस के अंदर एक डेटा सेंटर होगा, उसके अंदर आपने सर्वर्स लगाए होंगे, स्टोरेजेस अटैच की होंगी, वहां पे आप ओपन स्टैक या कोई भी और क्लाउड आप डिप्लॉय करेंगे या VMware का क्लाउड डिप्लॉय करेंगे, और उसके ऊपर आपकी सर्विसेज चल रही होंगी। और ये जो क्लाउड है ये प्योरली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, बाहर का कोई बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा, उसके ऊपर कुछ भी डिप्लॉय या टेनेंट्स नहीं बना सकेगा। क्लियर है, ये प्राइवेट होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। जो हाइब्रिड क्लाउड है ना, हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, मिक्स होता है। हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है, जो आपकी क्रिटिकल चीजें हैं
ठीक है, सिक्योरिटी वाइज उसको आप पब्लिक जिसको आप नहीं देना चाहते, यानी देखें एक चीज ये ध्यान में रखें कि जब भी आपका डाटा क्लाउड के ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, वो इंटरनेट पे जाएगा। और इंटरनेट पे नॉर्मली क्या होता है कि लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इंटरनेट पे कोई भी चीज जाएगी तो वो सेफ नहीं है, ठीक है। आल्दो कि आप आजकल सिक्योरिटी, एन्क्रिप्शन और टनलिंग और बहुत सी ऐसी टेक्निक्स आ गई हुई हैं जिसकी वजह से आपकी चीज़ें जो हैं वो सिक्योर हो सकती हैं, लेकिन स्टिल ये होता है कि लोग कहते हैं कि यार नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते। तो उस केस में आप क्या करते हैं कि आप हाइब्रिड मॉडल उठाते हैं। हाइब्रिड मॉडल में क्या होता है कि जो आपका डाटा है वो आप अपने ऑन प्रेम क्लाउड पे रखते हैं, और जो आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको आप क्या करते हैं, यानी कि आप इस तरह से कह लें कि जो आपका क्रिटिकल और सिक्योर डाटा है वो आप रखते हैं ऑन प्रेम, यानी कि वो बाहर नहीं जाएगा। जो आपका लेस सिक्योर डाटा है, जैसे मतलब कोई नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो आप अगर कोई किसी के साथ शेयर भी हो जाए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तो वो आप क्या करते हैं, वो आप पब्लिक क्लाउड पे रखते हैं। तो ये बेसिकली एक ही एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं, मिक्स एंड मैच है, यानी कि डाटा आपका पड़ा हुआ है प्राइवेट और जो आपकी एप्लीकेशन है वो पब्लिक पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हाइब्रिड क्लाउड है। अभी क्लियर हुआ आपके नहीं आपको? जी सर। ठीक है, देखें क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल की बात है। जो क्रिटिकल डाटा है वो आपने जो है वो आप ऑन प्रेम रखेंगे अपने डाटा सेंटर के अंदर, जो नॉन क्रिटिकल डाटा है वो आप क्या है, पब्लिक क्लाउड के ऊपर, जैसे AWS इसके एग्जांपल है, ठीक है, उसके ऊपर आप रखेंगे। अच्छा, इसके बाद ये है कि आपके पास डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, जैसे कि मैं अभी पहले आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि जब भी हम क्लाउड की बात कर रहे होते हैं तो क्लाउड में नॉर्मली क्या होता है कि क्लाउड हमें सिर्फ फैसिलिटेट ये नहीं करता कि हमने डाटा सेंटर है वो खत्म हो गया तो जनाब हमारी सारी चीजें अब क्लाउड के ऊपर चल रही हैं, हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमें डिफरेंट सर्विसेज मॉडल मिलते हैं, ठीक है, जिसमें से जो सबसे बेसिक सर्विस मॉडल है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है कि जैसे आप लोग नॉर्मल ऑफिस में देखते हैं, ठीक है, तो कहीं पे भी आप कहते हैं कि यार हमने क्लाउड, हमने वो करवाना है, प्रोविजन करवानी है, या कोई भी VM बनानी है, या कोई भी सर्वर चाहिए, तो आप लोग क्या करते हो, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करते हैं, जो भी आपके रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर हैं, जैसे मैं आपके लैपटॉप के एग्जांपल दे दूं, ठीक है, तो जो भी आपके रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर हैं आप वो उसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या है कि क्लाउड में आपको एक सर्विस मिलती है जिसमें आप एक वर्चुअल मशीन अपने लिए क्रिएट करते हैं, और उसमें जो भी आप अपनी मर्जी का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। क्लाउड में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के आपके पास फ्लेवर्स होते हैं, आप सेलेक्ट करते हैं और आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसमें केस में क्या होता है कि ये जस्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोई आपने नया सॉफ्टवेयर करना है, अपनी एप्लीकेशन करनी है, या कुछ भी करना है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। AWS या कोई और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ठीक है। AWS सिर्फ आपकी किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है, जो इंस्टेंस है बेसिकली, वो अप एंड रनिंग हो 24/7, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम अप एंड रनिंग हो 24/7। अब उस एप्लीकेशन, उस OS ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, चाहे वो विंडोज का है चाहे लिनक्स का है, चाहे आपने कोई एप्लीकेशन रन करनी है या इंस्टॉल करनी है वो आप खुद करेंगे, डेटाबेस इंस्टॉल करनी है आप खुद करेंगे, कोई और सॉफ्टवेयर करना है वो आप खुद करेंगे, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई सिक्योरिटी करनी है वो सारा का सारा आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, कि जस्ट एक मशीन आपको देती है, उसकी ईच एंड एवरीथिंग आपने खुद हैंडल करनी है, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? हेलो जी ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाती हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपके पास क्या होता है कि आपके पास कोई भी एप्लीकेशंस, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या है कि आपके पास एप्लीकेशंस, देखें डिफरेंट चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार हमने एक एप्लीकेशन बनानी है जो कि जावा में बनेगी, या मैं कहता हूँ कि यार कोई भी एप्लीकेशन बननी है वो आपकी PHP में बननी है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा कि जब भी आपके पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होगी तो उसमें क्या किया जाएगा कि आपको, अगर आपने जावा में एप्लीकेशन बनानी है तो जावा का प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। कि उसमें क्या होगा कि जावा इंस्टॉल होगी या PHP इंस्टॉल होगी, या जो भी आपने डिप्लॉयमेंट करनी है, जैसे आपके डिफरेंट एप्लीकेशन सर्वर्स हो गए, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो आपके पास डिप्लॉयड होंगे। आपने जस्ट क्या करना है कि उसके ऊपर कोडिंग करनी है, ठीक है, और अपनी एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है और उसको रन करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यानी कि एप्लीकेशन की सिर्फ डेवलपमेंट आपने खुद करनी है, एप्लीकेशन की डेवलपमेंट
के नीचे के जितने काम है, जिसमें क्या क्या आ सकता है, जावा के पैचेस मेंटेन करना, जावा को अपग्रेड करना, पीएचपी को अपग्रेड करना, उसके वर्जन को चेंज करना, उसका बैकअप लेना, ये ईच एंड एवरीथिंग क्या होगा, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ये वो देख रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि जावा में कोई मसला आ गया कि आपका जावा नहीं चल रहा तो आपने देखना, वो आप नहीं देखेंगे, वो एक्चुअली आपका जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो देख रहा होगा। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म सर्विसेज में क्या होता है कि बेसिकली आपको एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड होता है उसको प्रोवाइड करना एंड उसको मेंटेन करना, ये सारा का सारा आपका सर्विस प्रोवाइडर का काम होता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके पास आ गया आपके पास आ गया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इसके एग्जांपल क्या है, ऑफिस 365 अगर आपने देखा हो, ठीक है, ईमेल का एक पूरा सोल्यूशन है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप क्लाउड के ऊपर आप अपने टेनेंट्स बनाते हैं, आप अपने यूजर्स बनाते हैं, आपका ईमेल सर्वर ईच एंड एवरीथिंग क्लाउड के ऊपर रन हो रहा होता है। और क्या कर रहे हो, आपकी ईमेल सारी की सारी क्लाउड पे पड़ी हुई होती है। ठीक है, आप ऑफिस 365 की मेंटेनेंस करना, उसकी पैचिंग करना, उसका अपग्रेड करना, कोई बग हिट हो जाता है वो करना, ये सारा का सारा किसका काम है, जो भी आपका क्लाउड प्रोवाइडर होगा ये वो देख रहा होगा। आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि आपने उसके ऊपर ईमेल की डोमेन्स क्रिएट करनी है। ईमेल आपने ईमेल्स, अगर किसी की रिक्वेस्ट आती है कि ईमेल क्रिएट कर दें तो ईमेल का यूजर क्रिएट हो जाएगा, उसका बॉक्स क्रिएट करेगा, दैट्स इट। इसके अलावा आपने और कोई काम नहीं करना। ठीक है, तो जब भी आप क्लाउड की सर्विस पे काम कर रहे होंगे तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी चीजें देखनी है कि आपकी रिक्वायरमेंट मेनली क्या है। अगर तो आपके पास रिसोर्सेज कंप्लीट हैं या आपकी सर्विसेज इस तरह की है जो कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, आपको कोई भी क्लाउड परफॉर्म, जैसे आप, मैं आपको ये कहता हूँ कि आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो टोटली कस्टमाइज है, या कोई ऐसी सर्विस है जो कि एज अ सर्विस और कोई क्लाउड नहीं दे रहा, तो फिर आप क्या करेंगे कि फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो है वो परचेज करेंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस परचेज करेंगे, उसका आपको क्या एडवांटेज होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक लिनक्स का या विंडोज का या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको एक इंस्टेंस मिल जाएगा। उसके ऊपर आप इंस्टॉलेशन जो भी है वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। अगर आप कहते हैं कि यार मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मैंने डेवलपमेंट कर रही है, बाकी डेवलपमेंट से नीचे का कोई भी ऐसा इशू जो कि मैं मैनेज नहीं कर सकता, तो मैं सारा का सारा क्लाउड पे डालना चाह रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ले लेंगे, जिसमें आपको जावा रन टाइम, पीएचपी रन टाइम या जो भी आपने प्लेटफॉर्म यूज करना है उसको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लेके आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे अपनी डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, और इसी तरह से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होगा कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आपको एज अ सर्विस मिलेगा, उसमें आपकी किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सिवाय इसके कि आपने उस सॉफ्टवेयर को मैनेज कैसे करना है, यानी कि उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, उसके अलावा की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी की सारी क्या होगी, जो क्लाउड ऑपरेटर है या जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको ऑपरेट करके देगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला? सर, तो ज्यादातर सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इस्तेमाल करते हैं। देखें जी, ऐसे ही होता है। इसमें ये होता है कि अगर तो आपकी देखें इसकी आप में यूज केसेस थोड़े से हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेस है ना, तो सॉफ्टवेयर हाउसेस में मोस्टली डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट के लिए आपको ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं। क्या क्या चाहिए होते हैं, अगर मैंने कोई जावा का प्रोजेक्ट बनाना है या पीएचपी का प्रोजेक्ट बनाना है तो मुझे क्या क्या मेरी रिक्वायरमेंट होगी, मुझे जावा का प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, मुझे डेटा बेसिस चाहिए होंगी, इसके अलावा हो सकता है कुछ एपीआई हो जो मुझे रिक्वायर्ड हो। ठीक है, ऐसे ही होता है एक डेवलपमेंट की जो नॉर्मल इन्वायरमेंट होती है ऐसी होती है। या कोई एप्लीकेशन सर्वर होगा जो मुझे चाहिए होगा, जैसे आपका जेबॉस होता है या टॉम कैट है या अपाची सर्वर है या और डिफरेंट एक जैसे वेब लॉजिक है या वेबस्फेयर है, ये डिफरेंट आपके एप्लीकेशन हैं। तो आप ये जो सारी की सारी चीजें हैं ना, तो डेवलपमेंट में मोस्टली जो सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लेती हैं। ठीक है, और उसके ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो जस्ट फॉर डिप्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करती हैं। नीचे का जो सारा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर वो अपना टाइम जाया नहीं करते। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? जी। अच्छा, इसमें ना क्लाउड में देखें, ये तो बाकी तो अभी हम बातें कर रहे हैं ना सर्विसेज के अलावा, इसके अलावा आपको जो इसके अलावा बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो 24/7 आपको अवेलेबल है। आप सिर्फ और सिर्फ आपके पास इंटरनेट होना चाहिए उनको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, यस, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है देन आपकी क्लाउड की सर्विसेज हैं। नॉर्मली डाटा सेंटर्स में क्या होता है, जो लोग काम करते हैं डाटा सेंटर्स में तो उनको पता है कि डाटा सेंटर्स को संभालना जो है ना, ये बताता है खुद एक बहुत बड़ा आप कह लें कि बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि टीम्स को मैनेज करना, टीम्स मैनेज करने के बाद
और बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आपने मैनेज करना होता है, ठीक है। तो क्लाउड का आपको जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ये क्या है, 24/7 आपको अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है जी। प्लेटफॉर्म सर्विसेज जो है मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, और इसी तरह से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इसके आपको एडवांटेजेस क्या है, अगर मैं क्लाउड की बात करूं तो आपको मेनली इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एजाइलिटी क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले क्या है कि जब भी आप इसकी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी जो रिसोर्स है उसकी जो डिप्लॉयमेंट है वो विद इन मिनट्स आपको आप स्पिन अप कर सकते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि यार मुझे लिनक्स की मशीन चाहिए, आप क्या कर सकते हैं कि जस्ट आप क्लाउड में लॉग इन करें, आप क्रिएट इंस्टेंस करें एंड हार्डली विद इन 5 to 10 मिनट्स आपके पास एक मशीन स्पिन अप होके आ जाएगी, ठीक है। आपको क्या है कि कोई हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, ना कोई किसी किस्म का कोई मसला है, ना आपको उसके ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढने की जरूरत है। आपके पास बनी बनाई शेप्स अवेलेबल होती हैं, आपके पास बने बनाए फ्लेवर्स अवेलेबल होते हैं। फ्लेवर्स क्या होते हैं कि आपने सीपीयूज कितने रखने हैं, मेमोरी कितनी लेनी है, और इसी तरह से इमेजेस आपके पास पड़े होते हैं कि आपने लिनक्स का कौन सा वर्जन यूज करना है, विंडोज का कौन सा वर्जन यूज करना है। आपने जस्ट क्लिक्स के ऊपर विद इन 5 मिनट आपका क्या है कि आपका इंस्टेंस स्पिन अप होके आपके पास रेडी होगा, ठीक है। तो इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि आपकी जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो टाइम आपको चाहिए होता है कि यार मुझे फास्ट कोई चीज़ अवेलेबल हो जाए, तो ये आपको क्या करता है कि ये आपको एक बहुत ही फास्टर एक आपको पाथ देता है कि आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि अपनी जो भी आपने सर्विसेज वगैरह आपने यूज़ करनी है या एक्सेस करनी है तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है विद इन नो टाइम। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी देखें, दो चीज़ें होती हैं। जो लोग डाटा सेंटर्स वगैरह में काम करती हैं ना, या जिनका इंफ्रा के साथ काम है, तो जो सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है ना किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने का या एप्लीकेशन डिप्लॉय करने का, वो आपका क्या होता है कि साइजिंग। यानी कि मैंने एक एप्लीकेशन रन करनी है, तो उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए मुझे रिसोर्सेज कितने चाहिए, मुझे आपका क्या कहते हैं सीपीयूज कितने रिक्वायर्ड हैं, मुझे डिस्क कितनी रिक्वायर्ड है, मुझे प्रोसेसर्स कितने रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। अब इसका क्या होता है कि जब आप हार्डवेयर परचेज करते हो ना, तो हार्डवेयर ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपने अब डिफरेंट वेंडर्स हैं जिनके थ्रू जब भी आप प्रोडक्शन की बात करते हैं ना, तो आप डिफरेंट हार्डवेयर जो होते हैं वो डिफरेंट वेंडर्स के थ्रू लेते हैं। जैसे ऑरेकल का हार्डवेयर है तो ऑरेकल देगा आपको, हवावे का हार्डवेयर है तो हवावे देगा। तो हार्डवेयर की प्रोविजनिंग में क्या होता है कि आपको एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स लग जाते हैं बहुत इजीली ऑर्डर के बाद, ठीक है। फिर हार्डवेयर आता है, हार्डवेयर आप डाटा सेंटर में प्लेस करते हैं, उसके ऊपर ओएस इंस्टॉल करती हैं, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आप लोग एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, फिर आप डेटाबेसेस के साथ उसकी कनेक्टिविटी करते हैं, और उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, देन जाके प्रोडक्शन में होता है। तो नॉर्मली ये जो पूरा साइकिल है ये मिनिमम 1.5 मंथ से लेके ये समटाइम्स कई मंथ्स तक चलता है, ठीक है। अब उस केस में अगर आपने जो साइज है, फॉर एग्जांपल आपकी जो रिक्वायरमेंट थी मेमोरी की, वो आपकी फॉर एग्जांपल 500 गीगाबाइट्स थी, ठीक है, और आपने जो ऑर्डर कर दिया वो 300 गीगाबाइट्स कर दिया, तो इट मींस कि आपको जो 200 जीबी की जो मेमोरी है वो आपको दोबारा परचेज करके पुट अप करनी पड़ेगी। तो इट विल ऐड 2 to 3 वीक्स मोर, ठीक है। क्लाउड में आपको क्या एडवांटेज होता है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं ऑन द फ्लाई आप इंक्रीज कर सकते हैं, ऑन द फ्लाई आप डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं कि आप चाहते हैं कि यार मेरी जो एक एप्लीकेशन है वो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ रन हो, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर यूजर्स का लोड हो तो उसके जो एक थ्रेशोल्ड में सेट करूं कि जी अगर मेरी जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो 70% पे जाए तो ऑटोमेटिकली इसकी सीपीयू के साथ अटैच हो जाए और इसके साथ मेमोरी भी अटैच हो जाए, ठीक है। तो ये क्लाउड के ऊपर ये बिल्कुल 110% पॉसिबल है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारी एप्लीकेशंस होती हैं उसको मिनिमम रिसोर्सेज के साथ हम चलाते हैं, एंड देन फिर हम थ्रेशोल्ड सेट करते हैं कि अगर किसी को हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो 80% या 60% अचीव करता है तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज हो जाए ऑटोमेटिकली, और जैसे ही हमारा थ्रेशोल्ड 80% से नीचे आए तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाएं जो पहले रिड्यूस हमारी फॉर्मेट चल रही थी उसमें। तो इलास्टिसिटी जो है ये एक बहुत बड़ा फीचर है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का। इसका एडवांटेज क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं पे करने पड़ते, यानी कि जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी आपका कंप्यूट इंक्रीज हो जाएगा,
जब आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी वो वापस नॉर्मल जो आपने इनिशियल सेटअप दिया हुआ था उसके ऊपर वापस आ जाएगा, ठीक है। और ये विदाउट एनी डाउन टाइम आप ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन इलास्टिसिटी से रिलेटेड? अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि फर्स्ट कर लें कि AWS के ऊपर जो है वो मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो मैं एक स्पेसिफिकली बता देती हूँ कि इतनी इसकी मेमोरी होनी चाहिए, ये OS होना चाहिए, इतनी जो है इसकी रैम होनी चाहिए एंड ऑल, ठीक है। तो जब मैं उसको रन करती हूँ, मैं उसके ऊपर काम करती हूँ और एक ऐसा पॉइंट आता है कि मुझे लगता है कि भाई अब तो वर्कलोड ज़्यादा हो गया, इसकी मेमोरी कम पड़ रही है, तो क्या मैं एक रनिंग इंस्टेंस को जो है वो दोबारा से रीसाइज कर सकती हूँ उसको? नहीं, देखें बस जो एक होता है रनिंग, ठीक है, आप उसको रीसाइज आप कर सकती हैं, उसकी शेप चेंज कर सकती हैं, यस। लेकिन एक होता है कि शेप चेंज आप खुद से करें, एक होता है कि ऑटोमेटिकली ऑटो स्केलिंग हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। आप खुद भी कर सकती हैं, और इसके अलावा ये है कि हम लोग इसमें ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि उसका थ्रेशोल्ड एक सेट कर देते हैं, ठीक है। और उस थ्रेशोल्ड से क्या होता है कि जैसे ही आपका एक सर्टेन, आप थ्रेशोल्ड सीपीयू बेस भी हो सकता है, थ्रेशोल्ड आपका मेमोरी बेस भी हो सकता है। आप कहते हो कि यार अगर सीपीयू मेरा 70% को टच करे तो इसके साथ आप रिसोर्सेज ऐड करें, या एक और वीएम इसके साथ अटैच कर दो, या इस तरह की डिफरेंट चीजें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। तो ये सारी चीजें यस पॉसिबल हैं, ऑटोमेटिक भी पॉसिबल है और मैनुअल इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ भी पॉसिबल है, क्लिक्स के साथ, यस। सर अभी तक जो हमने ये जितने भी देखे हैं क्लाउड के, तो ये GCP, AWS, बाकी जितने भी क्लाउड हैं वो कॉमनली शेयर करते हैं या उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अपार्ट फ्रॉम AWS? नहीं, शेयर क्या करते हैं, सॉरी आपका क्वेश्चन मैं नहीं समझ पाया। मतलब अभी तक जो जितनी भी हमने चीजें देखी हैं प्राइवेट क्लाउड की, जिसमें स्केलेबिलिटी है, उसमें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये सारी तीनों चीजें टर्मिनोलॉजीज गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में और ओरेकल में या बाकी दूसरे क्लाउड्स में भी यूज होती हैं, एजोर वगैरह में, या ये सिर्फ स्पेसिफिकली AWS के लिए है? नहीं, ये आपकी AWS में भी है, आपको Oracle भी देता है। देखें एक बात ये ध्यान में रखिए, जो AWS है वो ट्रेंड सेटर है, ठीक है। आपकी जो नॉर्मली जितने भी क्लाउड हैं वो ऑलमोस्ट आपको कॉपी मिलेंगे, ठीक है। ऑल्दो के उतनी सर्विसेज आपको नहीं मिलेंगी, मतलब उस जितनी AWS प्रोवाइड कर रहा है। तो लेकिन ये है कि जो जो फैसिलिटीज, जो एक मेजर या जो नॉर्मल एक रिक्वायरमेंट है आपकी, वो ऑलमोस्ट सारे क्लाउड आपको दे रहे हैं, ठीक है। सिर्फ AWS का मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि ठीक है कि जो AWS है ना, AWS के ऊपर जिसने काम बहुत अच्छे तरीके से कर लिया ना, वो किसी भी क्लाउड के ऊपर इजीली काम कर सकता है, क्योंकि AWS की ऑलमोस्ट 200 प्लस इनकी सर्विसेज हैं, ठीक है। और उन सर्विसेज के अंदर फिर सब सर्विसेज हैं, और इतनी सर्विसेज विद स्टेबिलिटी कोई भी क्लाउड प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। चाहे आप Oracle का क्लाउड उठा लें, चाहे आप हवावे का उठा लें, चाहे आप अलीबाबा का उठा लें, चाहे आप गूगल का उठा लें, ठीक है। तो आप ये है कि मींस, और जो जो आपकी मेन एक चीजें हैं वो सारी की सारी आपको AWS के ऊपर आपको अवेलेबल है, बिल्कुल, ठीक है। बाकी क्लाउड्स के ऊपर भी अवेलेबल है, ठीक है। और एक ही तरीका है, मीन्स ये है कि आप किसी भी क्लाउड के ऊपर बैठेंगे ना, हार्डली आपको 2 घंटे या 4 घंटे लगेंगे, उसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर कोई एक बंदा उसको कंप्यूट कर रहा है तो हो सकता है दूसरा उसको क्या कहते हैं उसको, कोई इंस्टेंस बोल दे, या एक जगह पे जो नेटवर्क है उसको वो VCP बोलते हैं, तो Oracle में उसी को वो VCN बोलता है, ठीक है। लेकिन उसको क्रिएट करने का तरीका, उसमें सबनेट्स बनाना, ठीक है, लोड बैलेंसिंग करना, ईच एंड एवरीथिंग, ऑटो स्केलिंग करना, ये सब चीजें जो है टर्म्स थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन जो उनको क्रिएट करने का तरीका और उनकी जो एक लॉजिक है, ठीक है, वो सारी की सारी सेम है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये तो होगी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्लियर होगी आपको। उसके बाद आ जाती है आपके पास कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कॉस्ट सेविंग किस तरह से है कि आपका एक डाटा सेंटर है, डाटा सेंटर में आपकी क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपका UPS, आपका जनरेटर, इनके बिल पे करना, इनके लिए टीम रखना, ये सारी की सारी चीजें मैनेज करना, ये पहली आपका हर्डल हुआ, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम। तीसरा हो गया आपके पास नेटवर्क की टीम। चौथा एप्लीकेशन की टीम। पांचवा डेटाबेस की टीम। और उसके अलावा डाटा सेंटर की मेंटेनेंस, यानी कि कूलिंग सिस्टम किस तरह से चल रहा है, ठीक है, सफाई हुई नहीं हुई, टेम्परेचर कैसा चल रहा है, कोई AC खराब हो गया है, आपके डिफरेंट सेंसर्स लगे हुए होते हैं, लाइट्स होगी, ये सारी की सारी मैनेज करने के लिए इंडिविजुअल आपको टीम्स चाहिए,
ठीक है। अब इन टीम्स को मैनेज करना, ठीक है, फिर उनकी अपनी कॉस्टिंग होती है, तो उसके मुकाबले में अगर आप क्लाउड की बात करें तो ये आपको इंतहाई चीप पड़ता है। ठीक है, तो डेफिनेटली एक इलास्टिसिटी, एक आपकी टाइम सेविंग, ठीक है, जिसको आप एजाइल बोल रहे होते हैं, और इसके अलावा कॉस्ट सेविंग के हिसाब से जो है ना क्लाउड जो है ये आपको बहुत बहुत बेनिफिट देता है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या है कि आपको किसी भी किस्म की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने डेवलपमेंट करनी है, दैट्स इट। आपको नीचे सर्वर किसने हैंडल करने हैं, क्यों हैंडल करने हैं, ये आपको बंदों की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से डेटाबेस एज अ सर्विस है, तो आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट अपने डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने हैं, जो आपने एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन करवानी है, और सबको सब आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि डिप्लॉय ग्लोबली, ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, वो किसी भी जियोग्राफिकल रीजन के अंदर जाके आप क्लाउड डिप्लॉय कर सकते हैं, और विद इन मिनट्स होता है। ठीक है, तो एक आपको क्या है कि डिप्लॉय ग्लोबली, ये भी आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, कंसोलिडेट योर डेटा। अब क्या होता है कि आपके पास इसमें डिफरेंट स्टोरेजेस होती हैं। ठीक है, आपका एडवांटेज क्या है कि आपका जो डेटा है, जैसे अगर क्लाउड की डिफरेंट हमारे पास सर्विसेज हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपके पास किसी भी टाइम आप इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, जिसमें हमारे पास ब्लॉक स्टोरेजेस भी होती हैं, इसके अलावा हमारे पास ऑब्जेक्ट स्टोरेजेस भी होती हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो आपका जो डेटा है उसमें जो सिंकिंग है, जिसका बैकअप रखना है, वो सारा का सारा क्लाउड आपका मैनेज कर रहा है। अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे ये होता है कि हमारे पास हम स्टोरेज बाय स्टोरेज, एक स्टोरेज यहाँ पड़ी है, एक स्टोरेज कहीं और पड़ी है, तो अगर हमने उसकी रेप्लिकेशन करनी है या सिंकिंग करनी है ना, तो हमें पूरी की पूरी स्टोरेज की सिंकिंग करनी पड़ती है, या पूरे पूरे वॉल्यूम की सिंकिंग करनी पड़ती है। तो उसमें हमारा कुछ डेटा ऐसा भी होता है जो कि हमारा सिंकिंग या इतना क्रिटिकल नहीं होता, हमें मजबूरन हमारी टेक्नोलॉजीज ऐसी होती है कि हमें वो भी सिंक करना पड़ता है, वहाँ पे रेप्लिकेशन करनी पड़ती है, यानी कि उसका बैकअप बनाना पड़ता है। तो क्लाउड में ये है कि जो डेटा आपको रिक्वायर्ड है, आप सिर्फ उसी को क्लाउड खुद ही मैनेज करता है। आपने रेप्लिकेशन करनी है तो आप उसे बताते हैं भाई मुझे बैकअप भी चाहिए, मुझे रेप्लिकेट भी करना है। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीजें हैं जिसके बाद क्या होता है कि आपको चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, फिर डिफेंड अगेंस्ट डिजास्टर। फॉर एग्जांपल आपका कोई आउटेज आ जाता है, ठीक है, कोई डिजास्टर आ जाता है, जैसे क्या है कि फ्लड हो गया, ठीक है, और क्या अर्थक्वेक की वजह से आपका डेटा सेंटर जो है वो तबाह हो गया। ठीक है, आपको क्लाउड में क्या मिलता है कि आपको डिजास्टर के अगेंस्ट आपको क्या होता है कि आपका जो क्लाउड का, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर खुदा ना खास्ता किसी एक अवेलेबिलिटी जोन में कोई भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से डाटा सेंटर तबाह हो गया, तो उसका जो बैकअप है वो किसी और कंट्री में या किसी और सिटी में पड़ा हुआ होगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ AWS की बात करूँ ना, तो AWS में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक डेटा सेंटर दुबई के अंदर है, ठीक है, एक इनका ना रीजन अगर दुबई के अंदर है ना, तो दुबई के अंदर एक रीजन के अंदर इनके डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन है, जो कि दुबई के अंदर डिफरेंट जगहों पे होंगे। यानी कि एक डाटा सेंटर हो सकता है दुबई के A पॉइंट पे हो और दूसरा डाटा सेंटर दुबई के B पॉइंट पे हो, तो A और B जो होंगे ये दोनों आपस में सिंक्ड होते हैं। यानी कि अगर खुदा ना खासा A पूरा तबाह हो जाता है, तो जो B है वो उसमें से आपकी सर्विसेज चल रही होंगी, जो एंड यूजर है उसको कहीं पे फील नहीं होगा कि यार मुझे अपनी चीजें एक्सेस नहीं हो रही। और इसी तरह से अगर एक रीजन पूरा किसी दफा वजह से कट डाउन हो जाता है, तो एक रीजन की रेप्लिकेशन आप दूसरे रीजन में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो दुबई है, दुबई की आप जो रेप्लिकेशन है वो सिंगापुर में कर सकते हैं, आप अबू धाबी में कर सकते हैं, आप सऊदी अरेबिया में कर सकते हैं, जहां जहां पे AWS के या बाकी जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उनके रीजन्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपके पास इसकी वो है। तो डिजास्टर के केस में भी आपके बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। ठीक है जी, आज कॉन्स की हम अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली क्या है कि सर्वर्स हैं, तो सर्वर्स के ऊपर आपके पास क्या होता है कि सर्वर्स में आपके पास OS है, आपने खुद इंस्टॉल किया, मशीन कभी पावर ऑन करनी है, पावर ऑफ करनी है, ठीक है, चलें, ये तो खैर क्लाउड पे भी हो जाता है सारा कुछ। लेकिन ये कि उस तरह से जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपका नीचे वाली चीज़ों पे उस तरह से कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, जो उन्होंने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में फीचर्स दे दिए हैं, वो अगर क्लाउड प्रोवाइडर उसमें खुद से कुछ ऐड या माइनस कर दे तो यस, अदरवाइज आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में थोड़ी सी इस तरह की लिमिटेशंस आ जाती हैं। ठीक है, फिर आपकी जो इंटरनेट है, डेफिनेटली इंटरनेट अगर है तो आप क्लाउड पे काम कर सकते हैं, अगर इंटरनेट नहीं है तो आप क्लाउड पे काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया।
बैकअप्स थोड़े रिलेटिवली स्लो होते हैं, लेकिन आजकल ये इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आजकल जिस तरह से आपकी इंटरनेट की स्पीड वगैरह इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपकी जो है बेनिफिट्स और जो इनके जो थोड़े बहुत आपकी जो कॉन्स हैं, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें कवर होती हैं। ठीक है, ये लिमिटेड कंट्रोल ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्लो बैकअप्स डेफिनेटली जब आप ओवर द इंटरनेट चीज़ें लेके जा रहे होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो स्लो होते हैं लेटेंसी की वजह से। ठीक है, लेकिन ये कि आजकल जितनी स्पीड्स इंक्रीज हो रही है इंटरनेट प्रोवाइडर्स की, तो डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब इम्प्रूव जो है वो डे बाय डे हो रही है। उसके बाद इंटरनेट रिलायंस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कि आपके टोटली इंटरनेट के ऊपर है, इंटरनेट डाउन है तो बस फिर आपको क्लाउड पे कोई भी चीज़ जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, जितनी देर में आपका इंटरनेट रिस्टोर नहीं होता आप अपनी चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास मेजर पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, अमेजोन, ठीक है, जिसको हम AWS बोल रहे हैं, IBM क्लाउड है, अलीबाबा है, ठीक है, सेल्स फोर्स का क्लाउड है, उसी तरह से गूगल क्लाउड है। जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि हर क्लाउड के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, इनमें से जो सबसे ओल्ड और सबसे जो मैच्योर आपका क्लाउड है वो अमेजोन है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, और इसमें क्लाउड में आपका जो मॉडल नॉर्मली होता है वो पे एज यू गो होता है, यानी कि आप यूज करें और उसी मंथ या कि उसके मंथ के एंड पे आपको उसका बिल आ जाएगा जितने भी आप सर्विसेज यूज कर रहे होंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो बिलिंग इंफॉर्मेशन है ये अपडेट हो रही होती है आपके डेली बेसिस के ऊपर, यानी कि रात के 12 बजे आपका जो भी आपने सुबह सर्विसेज की हैं यूज की हैं वो सारी की सारी आपको अपडेटेड नजर आती है। तो मोस्टली जो क्लाउड है वो इसी तरह से चीजें लेके चल रहे होते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है कि ये जो आपने जिक्र किया कि रेप्लिकेट आप रीजन वाइज कर सकते हैं, तो ये क्योंकि किसी भी क्लाउड के ऊपर ऑब्वियसली एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, Ubuntu या विंडोज। जी ऐसे होता है। तो रेप्लिकेशन जो है ये डेटा की ये खुद ही क्लाउड मैनेज कर रहा होता है या आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ चीज ऐसी? नहीं, देखें दो चीजें होती हैं। आपने जब भी आप एप्लीकेशन कर रहे होते हैं ना, तो पहले ये चीजें होती थी। देखें, एक होता है कि अगर क्लस्टर होता है जिसमें आपका सिस्टम पूरा का पूरा फेल ओवर होकर उधर चला जाता है। एक होती है आपकी डेटा रेप्लिकेशन। डेटा रेप्लिकेशन आप चॉइस आपकी है कि आपने करवाना है कि नहीं करवाना, लेकिन बाय डिफॉल्ट हर क्लाउड आपके डेटा का बैकअप रखता है। आप अगर चॉइस ना भी करें ना तो आपके डेटा का बैकअप हर क्लाउड रखता है। और बाद में अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एक इंस्टेंस क्रिएट करते वक्त कहा कि जी मैंने इसका बैकअप नहीं रखना, ठीक है, आपने चूज किया, तो आपका किसी भी वजह से आपकी इंस्टेंस वो डिलीट हो गया, किसी ने ड्रॉप कर दिया या डाटा डिलीट हो गया, तो आप उस क्लाउड सर्विस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी जो ये चीज़ है मुझे वापस चाहिए, तो आपको वापस चीज़ें मिल जाती हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो रेप्लिकेशन की हम अगर बात करते हैं तो रेप्लिकेशन नॉर्मली क्या होती है आपकी ब्लॉक स्टोरेज के ऊपर होती है, यानी कि एक ब्लॉक स्टोरेज आपकी यहाँ पे है और एक आपकी दूसरे रीजन में है, तो आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। उसमें एक इनकी सर्विस होती है, ठीक है, और यस उसके चार्जेस होते हैं। आप कहेंगे कि जी मुझे इसको रेप्लिकेट करना है तो आप ब्लॉक स्टोरेज लेवल पे भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी क्लस्टर मैंने करना है, क्लस्टर मींस कि आपकी एक नोड पहले एक रीजन में चल रही थी वो ऑटोमेटिकली दूसरे रीजन में चली जाए, ठीक है, जब यहाँ पे कोई आउटेज हो या दूसरे रीजन में एक और नोड हो जो कि उसको टेकअप कर ले, तो यस ये सब पॉसिबल है। और आपने सिर्फ बताना है कि आपने लेनी है ये सर्विस के नहीं लेनी, इसको मैनेज करना ये AWS का काम है या जो भी आप क्लाउड यूज कर रहे हो उसका काम है। राइट सर, थैंक यू। सर ये AWS के अंदर दो टर्मिनोलॉजीज काफी इस्तेमाल होती हैं, एक तो इंस्टेंस है और एक क्लस्टर है, तो इन दोनों पे आप अगर एक्सपैंड कर सकते हैं। जो इंस्टेंस है वो आपकी एक सिंगल मशीन, जो आपकी सिंगल मशीन होती है उसको क्लस्टर कहते हैं, उसको इंस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक कोई भी वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन पे आप लोगों ने काम किया होगा डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे, ठीक है। एक आपकी जो वर्चुअल मशीन होती है ना उसको हम, या एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल, उसको हम इंस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। और अगर आपके नंबर ऑफ सिस्टम्स, ठीक है, या नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मिलके एक सिंगल काम कर रहे हो, एक ही काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये मशीनों का क्लस्टर है, ठीक है। तो वो पैरेलल में होते हैं? जी पैरेलल में होते हैं, और इसके लिए आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो क्लस्टर अवेयर होनी जरूरी है, ठीक है।
तो क्लस्टर अवेयर होना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी एप्लीकेशन क्या करती है कि आपका जो चीज़ टास्क है वो डिवाइड आइदर हो जाती हैं या दोनों पैरेलल में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप जब आपने बेसिकली स्केलिंग की फॉर्मेट है कि आपने अगर एक मशीन है, आप कहते हैं कि यार लोड बैलेंसिंग करनी है, यानी कि कुछ काम ये मशीन करे, इंस्टेंस करे, और कुछ काम दूसरा इंस्टेंस करे, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों का एक क्या क्रिएट कर लेते हैं, हम इनका क्लस्टर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपकी कंप्यूट पावर भी बेहतर हो जाती है और आपको रिडंडेंसी भी मिल जाती है। तो क्लस्टर क्या है कि आपके जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है, अगर उन्होंने सेम एक जो है वो कोई एप्लीकेशन के ऊपर काम करना है या एक तरह का काम करना है, तो हम क्या कहते हैं कि ये क्लस्टर है, ठीक है। और इंस्टेंस क्या है, ये एक सिंगल एंटिटी है। क्लियर है जी सर। जी तलहा, कोई क्वेश्चन है आपका? आपका हैंड रेज हो रहा है। जी मेरा एक क्वेश्चन था इसके स्टैंडर्डाइजेशन के हवाले से कि ये जो हमारे पास मल्टीपल ग्लोबली जो अवेलेबल हैं पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स, तो क्या कौन कौन सी स्टैंडर्डाइजेशन जो इनके पास इम्प्लीमेंटेड हैं? कोई जाहिर बात है कोई ना कोई ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन होगी ऐसी जो इसको इम्प्लीमेंट करते होंगे सारे के सारे, तो उस पर थोड़ी सी जरा आप नहीं, मुझे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा और एलेबोरेट करें, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ सका कि स्टैंडर्डाइजेशन से क्या मुराद है आपकी? स्टैंडर्डाइजेशन इन अ सेंस कि अगर जैसे ये लेट्स से ये सारे क्लाउड्स हैं, ये आप आपस में भी कुछ ना कुछ इनकी कम्युनिकेशंस होती होंगी, या इवन ये कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विसेज बेस्ड ऑन सम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होगी ना, कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, लेट्स से 3GPP स्टैंडर्ड्स होंगे या 3GPP स्टैंडर्ड्स होंगे, तो उस तरह के क्या स्टैंडर्ड्स हैं जो ये इनके लिए क्लाउड के लिए स्पेसिफिकली क्या है हमारे पास? यार देखें, जो जी बिल्कुल स्टैंडर्ड्स हैं। अब जो स्टैंडर्ड्स हैं ना, वो आपके जिनकी जो सर्विसेज ये यूज कर रहे हैं, ये 100% वो कंप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ओरेकल डेटाबेस एज अ सर्विस ले रहे हैं, तो ओरेकल डेटाबेस सर्विसेज के जो स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके ऑन प्रेम आपको मिलते हैं, क्लाउड सर्विस आपको ऑफ प्रेम यानी कि आपको क्लाउड के ऊपर वही आपको स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूँ, जैसे आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम AWS की प्रोप्राइटरी नहीं है, ऐसा ही है ना, ठीक है। अब लिनक्स है, उसके अंदर जिस तरह से चीजें जो भी वो हैं, वो सारी की सारी सर्विसेज, यस जो वर्चुअलाइजेशन का पार्ट है, वो सबके अपने अपने एक स्टैंडर्ड्स हैं, उनके एक अपने अपने KPIs हैं, ठीक है। लेकिन जो चीजें एज अ सर्विस दे रही हैं आपको, इवन इंस्टेंस दे रहे हैं, विंडोज दे रहे हैं, तो उन्होंने 110% वही स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं जो कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है या वो डेटाबेस दे रहा है या कोई भी एक एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो चीज आपको मिलती है ऑन प्रेम, 110% ये लोग उसको रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। राइट, ठीक है। मतलब मैं ये अंडरस्टैंड किया मैंने कि एक्सटर्नल इंटरफेसेस जो बाहर आपके पब्लिक की तरफ एक्सपोज हो रहे हैं, उनके ऊपर जो है ना वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, और जो इंटरनल है वो उनके हर एक के अपने अपने हैं, वो हर एक के अपने अपने, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा। आई गॉट इट, थैंक यू। अच्छा, Amazon की कुछ सर्विसेज हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा वैसे ही जस्ट गो थ्रू करते हैं, फिर इंशाल्लाह जब आप लोगों का अगर कोर्स में जो भी चीजें होंगी तो उसमें हम लोग इनको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सर्विसेज में भी बल्कि कोई देखें, जो इस वक्त Amazon है, Amazon बेसिकली इस वक्त सबसे ज्यादा सर्विसेज आपको जो प्रोवाइड कर रहा है ना, वो Amazon है, ठीक है। इसमें आपकी EC2 चाहे आप उठा लें, जिसमें इंस्टेंसेस हैं, आपकी सर्वरलेस हैं, जैसे आपका लेमडा फंक्शंस वगैरह हैं, ठीक है। उसमें आपका क्या होता है, मैं इसका ना एक जेनेरिक सजेस्ट वो कर रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि किस तरह से सर्विसेज हमारी इस तरह से काम कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई टीम ये कहती है कि यार हमारी कुछ सर्विसेज ऐसी हैं। अच्छा, मेरा जस्ट एक आपसे क्वेश्चन है, कोई भी मुझे आंसर कर सकता है कि जब भी आपने कोई सर्विसेज अप करनी होती है, जैसे मैं कोई जावा की एप्लीकेशंस मैंने रन करनी है, कोई एक फंक्शन लिखना है मैंने जावा का। अब जावा का फंक्शन लिखना है तो उसकी मिनिमम मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, मेरे एक लैपटॉप के ऊपर मेरे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी तो मैं जावा का एक छोटा सा फंक्शन लिख सकूंगा। फंक्शन का तो आइडिया है ना सबको? आईडी होना चाहिए, JRE रन टाइम एनवायरनमेंट। उसके अलावा और क्या चाहिए? डेवलपमेंट किट सर। इसके अलावा नहीं, देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको एक लैपटॉप चाहिए जिसमें CPU मेमोरी डिस्क होगी, उसके बाद आपकी OS होगा, OS के बाद आपकी जावा इंस्टॉल होनी चाहिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक प्रोग्राम पूरा लिखेंगे और उसके ऊपर आप जावा का वो फंक्शन जो आपने रन करना है वो आप लिखेंगे। ऐसा ही है? जी सर। ठीक है। अब अगर आपको कोई ऐसी सर्विस मिल जाए कि जिसमें आपने जो फंक्शन लिखना है, जस्ट आप वो फंक्शन लिखो। फॉर एग्जांपल, आप कहते हो मैंने सम का फंक्शन लिखना है, जो क्या करे कि 2 इंटीजर ले और उनको ऐड कर दे।
अब सिर्फ आपने ये फंक्शन लिखना है, तो इस फंक्शन को लिखने के लिए आपको डेफिनेटली जावा इंस्टॉल भी करनी है और बहुत से काम करने हैं। प्लस जावा का अपना सीपीयू यूटिलाइजेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी सीपीयू यूटिलाइजेशन है, तो आपकी कंप्यूट की कॉस्ट भी मिल पड़ती है आपको। तो AWS क्या करता है कि आपको एक लैम्बडा सर्विस देता है, ठीक है। बेसिकली ये सर्वरलेस सर्विस है। सर्वरलेस सर्विस मींस कि आपने जो फंक्शन रन करना है, आप जस्ट लैम्बडा फंक्शन को वो फंक्शन दो, आपको आउटपुट उठा के उसकी दे देगा। और आप उस फंक्शन को स्केड्यूल कर दें कि यार रात को 12 बजे मुझे क्या करो कि 2 इंटीजर्स उठाओ, उसको ऐड करके मुझे उसके रिजल्ट्स दे दो, ठीक है। या रात को 1 बजे आप क्या करो कि डिफरेंट जगहों से वैल्यूज उठाओ, उनकी एग्रीगेट करके मुझे आप उठा के दे दो। आपको बैकएंड पे ना जावा डिप्लॉय करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं करना। और आपको जो कंप्यूट की कॉस्ट भी पे करनी है, सिर्फ उतने टाइम के लिए पे करनी है जितनी देर में आपका वो फंक्शन चलेगा, जितनी देर में वो A+B करेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जहाँ पे आपने जस्ट कोई स्पेसिफिक फंक्शन रन करवाना है, ठीक है। देखें, अगर मैं इसी काम के लिए एक पूरा इंस्टेंस खरीदूंगा ना, तो इंस्टेंस चाहे मेरा फंक्शन रात को 2 बजे ही चले, लेकिन मेरी जो कंप्यूट है, जो जिसमें मेमोरी और सीपीयू आता है प्लस डिस्क है, मुझे उसके पे करने हैं। ऐसे ही होगा ना, मतलब जाहिर सी बात है वो यूज हो रहा है तो आपको पे करने हैं उसके। सर्वरलेस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जो चीज आपने किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आपने रन करनी है, आप उसके ऊपर रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका क्लाउड का, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास डिफरेंट फंक्शंस आ रहे हैं जिसकी बेस के ऊपर क्या होता है कि आपने जो भी काम करना होता है आप वो काम कर सकते हैं। यहां तक किसी को मसला? अच्छा, इसमें अब जो क्लाउड की अगर मैं बात करूं, तो क्लाउड में आपके पास क्या है कि डिफरेंट आपके पास फंक्शंस, ठीक है। जैसे कि आप ये देखें कि अगर सिर्फ आपने कंप्यूट करना है तो आपके पास EC2 है, इलास्टिक बीन है, जो आपका इलास्टिक बीन स्टैक है, ठीक है। ये बेसिकली आपको क्या करता है, जितनी भी आपकी वेब एप्लीकेशन है, चाहे आपने PHP में बनानी है, चाहे जावा में बनानी है, किसी में भी बनानी है, आपको बना बनाया आपको क्या दे देता है, आपको एक एनवायरनमेंट दे देता है पूरा, ठीक है। जिसको आप सॉर्ट ऑफ आप क्या करते हो, जस्ट अपनी PHP की एप्लीकेशन उसमें डिप्लॉय करेंगे, जावा की जार फाइल या वार फाइल जो भी एप्लीकेशन है आप उसमें डिप्लॉय करेंगे, और आप क्या करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी, आप उस एप्लीकेशन को यूज करें, दैट्स इट, ठीक है। इसी तरह से आपका RDS है आपके रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए, यानी कि आप कहते हैं कि यार मैंने MySQL पे काम करना है, कुछ भी नहीं है, हार्डली 10 मिनट्स के अंदर आप क्या करें कि RDS का एक इंस्टेंस स्पिन अप करें, आपको एंड पॉइंट दे देगा, आपको पोर्ट देगा, अपने लैपटॉप से या एप्लीकेशन से उसको एक्सेस करें, उसके साथ उसके ऊपर टेबल्स क्रिएट करें एंड देन अपनी एप्लीकेशंस को अटैच करें, उसको यूज करें, ठीक है। हार्डली 10 to 15 मिनट्स का काम है सारा, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके पास डेटाबेस की सर्विसेज हैं, ठीक है। DynamoDB NoSQL डेटाबेस है, आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, ठीक है। जितने भी आपके NoSQL डेटाबेसेस हैं, इसी तरह से डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेसेस जो होते हैं ये भी NoSQL डेटाबेसेस हैं, ठीक है। कंप्यूट का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लाइट सेल है आपके पास, लैम्बडा जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि सिर्फ और सिर्फ आपने कोड रन करना है, आपको सर्वर्स की जरूरत नहीं है, तो आप उसके लिए आप लैम्बडा सर्विसेज यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसकी बेस की आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कंटेनर्स हैं, ठीक है, इलास्टिक कंटेनर सर्विसेज हैं, कुबरनेटिस सर्विसेज वगैरह, ये आप लोगों को आइडिया होगा क्या, अगर आपने डेवऑप्स के ऊपर या कंटेनर्स के ऊपर काम करना है तो उसको एज अ सर्विस पूरी की पूरी चीजें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। उसमें जस्ट आपने कुछ भी नहीं करना, चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनको यूटिलाइज करें, दैट्स इट, ठीक है। इसी तरह से आपके पास IoTs के लिए डिफरेंट डिवाइसेस हैं, ठीक है। एनालिसिस, अगर आपके पास डिफरेंट टाइप का डेटा आ रहा है उनको स्टोर करना, एनालिसिस करना, विजुलाइज करना, उसके लिए आपके पास IoT एनालिसिस की एक क्या है एज अ सर्विस है। जस्ट आपने क्या करना है, फ्यू क्लिक्स हैं, कुछ आपने पाथ सेट करने हैं एंड देन वो सर्विस आपके पास अवेलेबल है। अपने मोबाइल को, अपनी चीज़ों को IP के थ्रू उसके साथ कनेक्ट करें, लॉग्स उठाएं, उन पे एनालिटिक्स करना है, कुछ भी करना है वो आप उसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसी तरह मशीन लर्निंग पे जो लोग काम करते हैं, तो मशीन लर्निंग के लिए क्या है कि हमारे पास वहाँ पे तमाम सर्विसेज मौजूद हैं, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपके पास जो भी आपके मॉडल्स हैं, आप मॉडल्स उनको लिखें, पुट अप करें, ट्रेन करें, ठीक है, और जो भी आपने रिजल्ट्स लेने आप उनसे रिजल्ट्स लें, ठीक है। इसी तरह से ये डिफरेंट ये हैं कि अब अगर मैं फोरकास्ट की बात करूं जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग है, तो अभी जो गार्टनर की जो फोरकास्ट है उसके हिसाब से इस वक्त जितनी भी IT के इंटरप्राइजेस, जो भी आपकी इंटरप्राइज IT की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, वो क्या कह रही हैं कि आप इस वक्त
मैं अगर लास्ट 2-3 इयर्स की बात करूँ ना, तो या 5 इयर्स की बात करूँ, तो क्लाउड का इतना वो नहीं था, इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें, इवन पाकिस्तान में देखें, तो इस वक्त अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, तो इस वक्त मेरे ख्याल में हम 10 से 12 कस्टमर्स हमारे बहुत बड़े ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें बैंक्स भी हैं, जिनमें कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि मतलब ये सॉर्ट ऑफ आपकी स्कूल कॉलेजेस हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे इस वक्त क्लाउड पे या तो शिफ्ट हो रही हैं या हो चुकी हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या है कि आपका अगले 2 से 3 साल में एक मार्केट के अंदर अगर जो क्लाउड के रिसोर्सेज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है ना मार्केट अभी बन रही है, ठीक है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि ये अभी रिसेंटली जो है फ्यू मंथ्स पहले आपका जो स्टेट बैंक है उसने भी ये कि जो आपका नॉन क्रिटिकल डाटा है वो अलाउ कर दिया हुआ है कि आप ओवर द क्लाउड रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा जितने भी आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ चीज़ों को स्क्वीज कर रहे हैं। स्क्वीज मीन्स के ट्रेडिशनल डाटा सेंटर से चीज़ें निकाल के लोगों को क्या कर रही हैं, ये शिफ्ट कर रहे हैं क्लाउड की तरफ। तो यस, आने वाले वक्त में क्लाउड के साथ जो एनेबलमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर इस कोर्स के अंदर जो मेरा सवाल है, हम किस तरह चलेंगे? क्या हम इन सारी जो जो आपने मेंशन की हैं, जो ऑप्शंस क्लाउड प्रोवाइड करता है, इन सब को हम टच करेंगे, यूटिलाइज करेंगे? मतलब कि आप किस तरह करेंगे, क्योंकि डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होती हैं, तो उस पे या थोड़ा देखें जो जो सर्टिफिकेशन है, अच्छा अभी ये लास्ट स्लाइड है, इसमें सिर्फ ये है कि आप लोग साइजिंग और ये चीज़ें आप देख लें, ठीक है। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि टोटल रेवेन्यूज क्या है, किस तरह से है, तो बाकी लेकिन जो आपका क्वेश्चन है तो इसमें ये है कि जो हमारा इस कोर्स का जो टारगेट है वो ये है कि हम लोगों ने सोल्यूशन आर्किटेक्ट, ठीक है, ये सर्टिफिकेशन की तरफ जाना है, ठीक है। ये कोर्स जो जो अटेंड करेगा वो इवेंचुअली इस काबिल हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली आपको हैंड्स ऑन अपनी प्रैक्टिस वगैरह रिक्वायर्ड है, ठीक है, डे इन डे आउट वो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेकिन हम जो जो कोर्स हमारा एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट होता है वो सारा हम कवर करेंगे और ऑलमोस्ट हमारा 70% हैंड्स ऑन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने EC2 इंस्टेंसेस हमने उसमें डिस्कस किए और उसकी हम प्रैक्टिकल ना करें, लोड बैलेंसर हमने पढ़ लिया और उसका हम प्रैक्टिकल ना करें, ठीक है। ऑटो स्केलिंग हो गया, लोड बैलेंसिंग हो गया, आपके लैम्डा फंक्शंस हो गए, आपकी डेटाबेस एज अ सर्विस हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपकी बीम स्टॉक की जिसकी मैं बात कर रहा था, सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। इसके अलावा आपकी जो केनेसिस वगैरह, अगर आपने मैसेजिंग क्यूज का नाम सुना हो, जैसे आपके काफका का नाम है, ठीक है, और इसी तरह से डिफरेंट आपके GMS क्यूज होती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद हम उनको प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। तो इस कोर्स का जो एम होगा वो क्या होगा कि एक तो आप मार्केट में जाएं और आपके सामने कोई रख दे कि भाई ये क्लाउड पे बैठ के काम करें, तो एक तो आपको पता हो कि भैया मैं क्या करना चाह रहा हूँ। और AWS में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसके ऊपर काम करने के बाद कोई भी बंदा, चाहे आपको माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड पे बिठा दे, चाहे वो ऑरेकल के क्लाउड पे बिठा दे, विद इन मतलब चले मैं बहुत ज्यादा भी अगर बात करूँ ना, तो 1 से 2 दिन के अंदर आप बिल्कुल फेमिलराइज और उस पर बेहतरीन किस्म का काम कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारा इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो आपके टेक अवे होगा वो ये होगा, एक तो ये कि मार्केट में डेफिनेटली आपका स्किल सेट आपका इंक्रीज होगा। दूसरा ये है कि आप इसकी जो सर्टिफिकेशन है जो इंटरनेशनल एक AWS की है, वो आप जो है उस वो करने में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये कोर्स, ठीक है। क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो AWS की है। सर जैसे मैंने आपसे पहले भी मैंने मेंशन किया था कि मैं डेटा इंजीनियरिंग साइड पे जाना चाहता हूँ, और ऑलरेडी मैं SQL सर्वर वगैरह सीख रहा हूँ, जिसके ऊपर हमें Azure डेटा फैक्ट्री और बेसिकली SQL सर्वर और SSIS वगैरह उसके थ्रू जो है क्लाउड पे डालना सिखाएंगे Azure के ऊपर। तो उसके बाद मैंने साथ में बिजनेस वो बिग डेटा एनालिटिक्स वाला भी किया, जिसके अंदर ये हाइव, इम्पाला और बेसिकली स्ट्रीमिंग सर्विसेज सिखाई हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल उन्होंने नेक्स्ट रिकमेंड किया था डेवऑप्स, तो डाइस वाला कोर्स उठाए, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि लेने तो मैंने दोनों हैं, तो मैं पहले क्लाउड वाला पहले आप कोर्स क्लाउड पे करें, आप पहले क्लाउड पे करें, फिर आप की डेवऑप्स पे रीजन करें। बताएंगे सर कि क्या नाम है, व्हाई वुड दैट बी हेल्प? रीजन कोई देखें, रीजन कोई खास नहीं होती, ठीक है। देखें जो डेवऑप्स हैं और क्लाउड जो है ये सॉर्ट ऑफ आप ये कह लें कि डेवऑप्स भी एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप सबसेट कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो क्लाउड पे आप कर लेंगे तो मतलब आल्दो मैं इसको मिक्स नहीं करना चाह रहा, आपकी मर्जी है जो भी आप लेना चाहें,
ठीक है, लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि थोड़ी सी चीजें आपकी ईजी हो जाती हैं। सर इसकी थोड़ी इन डेप्थ कर सकते हैं, फिर एक डिसीजन और कमिटमेंट लेनी है और दोनों एक साथ ही शुरू होंगे तो यार इसकी जो जो इन डेप्थ है ना, देखें आप इसमें ये डिसाइड करें कि आपका मेजर काम क्या है, ठीक है। मींस आपने आपकी क्लाउड की कितनी इन्वॉल्वमेंट है और आपकी डेवऑप्स। देखें डेवऑप्स बेसिकली डेवऑप्स क्या है सर, वो कि आप कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी कर पाए। ठीक है, वो आपका टोटल आपकी डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। और उसको उसमें ये कि क्लाउड में हो सकता है आपको एज अ सर्विस चीजें मिल जाए उसकी। तो अगर तो आपका प्योरली डेवऑप्स के ऊपर काम करना है तो देन यस आप डेवऑप्स की तरफ चले जाएं। लेकिन अगर बीच में क्लाउड इन्वॉल्व है, जैसे आपने चीजें जिस तरह आप बता रहे हैं कि मैंने डिफरेंट चीजें करनी है, ठीक है, तो अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो फिर आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे पीछे करना है तो वो आपकी मर्जी है कि आप जिस तरह से इनको लेना नहीं, चाहिए। क्योंकि इवेंचुअली अगर आप डेटा इंजीनियरिंग और आपने दोनों स्ट्रीमिंग और जो पैकेजेस आपने करने हैं तो इवेंचुअली तो आप क्लाउड के थ्रू उन्हें भेज रहे होगे जी, ना। मैं वही कह रहा हूँ। देखें अगर तो आपका जो मेन फोकस है वो डेवऑप्स है ना, ठीक है, अगर आपकी अपनी जॉब जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो अगर ज्यादातर उसके ऊपर फोकस्ड है देन आप बेशक डेवऑप्स करें, क्लाउड बाद में कर लें। लेकिन चूंकि आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपने आपने स्ट्रीमिंग भी करनी है, आपने हाइपर भी यूज करना है, तो उसमें अगर आपने ये चीजें सारी क्लाउड के ऊपर करनी है तो डेफिनेटली क्लाउड के ऊपर आपको आप एक चीज डिप्लॉय करेंगे, एक आप एनवायरनमेंट बनाएंगे तो तभी आप बाकी चीजें कर सकेंगे, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं देखूं तो यस फिर आपको क्लाउड पहले आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। तो ये ना टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। मतलब आप इसको रिलेट उस तरह से नहीं कर सकते कि यार मैं ये कहूँ कि यार जो क्लाउड है अगर क्लाउड नहीं करेंगे तो डेवऑप नहीं आएगा, ठीक है। तो डेवऑप एक सेपरेट चीज है, आपका यूजेज कब होना है, आपने इसको यूटिलाइज कब करना है, ये टोटली आपके उसके ऊपर है, ठीक है। यस अगर डेवलपमेंट में और सॉरी डिप्लॉयमेंट में आपका पार्ट है, आपको क्लाउड की सर्विसेज समझनी है, देन यस क्लाउड आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी डेवऑप्स है टोटली आपने उसके ऊपर काम करना है, ठीक है, तो फिर आपकी डेवऑप्स जो है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये टोटल आपकी कौन है। सर अगर रीजन सेंसिटिव ऐप्स हैं, लेट्स सपोज नादरा या कोई और, जिसको हम आउटसाइड द रीजन जिसकी ट्रैफिक राउट नहीं करना चाह रहे, तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास करीबी रीजन लेट्स सपोज दुबई है, तो हम उसको कन्फाइन करना चाह रहे हैं ट्रैफिक को विद इन द रीजन, और फिर उसमें सर मतलब क्या पैरामीटर्स होंगे, मतलब वीपीएन्स वगैरह हम क्रिएट नहीं करेंगे। देखें, इसमें दो चीजें होती हैं। होता क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार आप डाटा के हिसाब से दुबई के साथ कंफर्टेबल, ठीक है। जैसे डिफरेंट जगहों पे होता है, आप डिफरेंट कंट्रीज में नहीं जाते। जैसे अब इंडिया है तो इंडिया में कोई भी कंफर्टेबल नहीं है, हालांकि इंडिया के पास अपने अवेलेबिलिटी जोन है जहाँ पे AWS ने बनाए हुए, ठीक है, और पाकिस्तान को करीब भी पड़ता है। अच्छा, इसमें क्या है कि भाई आप क्या करते हैं कि आप अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आप लोग क्या करते हो, आप उसके अंदर एक तो अपना VPC हम कहते हैं जिसको, ठीक है, आप एक नेटवर्क टाइप आप क्रिएट करते हैं। उसमें आपका जो पब्लिक है, पब्लिक आपका बाहर जाता है, और जो प्राइवेट है वो प्राइवेट होता है, वो बाहर नहीं निकल सकता। सिर्फ जैसे आप डेटाबेस है तो डेटाबेस नॉर्मली आपका प्राइवेट होता है, ठीक है। और जो आपकी एप्लीकेशन है वो चूंकि उसने नेट पे आपने URL पे देनी होती है, तो वो पब्लिकली पोर्ट 80 और 443 पोर्ट से दोनों आपकी अनेबल होती हैं। अब जहां तक आपका क्वेश्चन है कि अगर आपने ऑन प्रेम प्राइवेट को एक्सेस करना है, तो यस इसमें 2-3 तरीके हैं, जिसमें एक होता है साइट टू साइट VPN। उसमें क्या होता है कि आपका जो ऑन प्रेम ऑफिस है वहां पे आपका एक पब्लिक IP होता है और आपके क्लाउड का पब्लिक IP होता है, वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं और एक टनल बन जाता है। उस टनल के थ्रू, सिक्योर टनल होता है, एनक्रिप्टेड, ठीक है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप क्लाउड के अंदर जो प्राइवेट आपके रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बैशन होस्ट भी होता है, ठीक है, और इसके अलावा फास्ट कनेक्ट के नाम से होता है, ठीक है। AWS वो भी देता है कि आप जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको डेडिकेटेड केबल जो है ना वो आपकी बिछा दे डाटा सेंटर का, ठीक है, AWS के। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे लगा सकते हैं और कितनी सिक्योरिटी आपके ऊपर रिक्वायरमेंट है। लेकिन यस ये सब पॉसिबल है। सर अगर लेट्स सपोज मतलब अगर हमने इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो हमें प्रिमिनरी PTA को इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि अगर उनको नहीं इस चीज़ का पता कि सारी ट्रैफिक हमारे एंड तक आ रही है और यहाँ से हम VPN के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं अपने कोड बेस को या डाटाबेस को ओवर द क्लाउड, तो ऐसे में अगर हमने उन्हें प्रिमिनरी नहीं, इन्फॉर्म नहीं PTA किया। को देखें, वो तो डिपेंड करता है ना आपकी कंपनी किस तरह की है। अदरवाइज आपको PTA की तो जरूरत नहीं है। देखें अगर तो आपकी जो कंपनी है उसका कंप्लायंस का इशू है देन यस, आई डोंट नो आप लोगों को उसमें PTA की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, लेकिन अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो मेरा नहीं ख्याल जरूरत पड़ेगी उसमें। अगर आप मीन किसी सेंसिटिव उसमें ऑर्गेनाइजेशन में या इवन बैंक्स में है,
ठीक है, तो वहाँ पे यस आपको मे भी आपको जरूरत पड़ेगी, वो आपकी कंप्लायंस का, मुझे आपको मे भी आपको जरूरत पड़ेगी, वो आपकी कंप्लायंस का मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं नॉर्मल एज अ यूजर बात करूँ तो वहाँ पे आपको किसी को भी इन्फॉर्म करने की कुछ भी जरूरत नहीं होती। ठीक हो। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है तुफैल मुजफ्फर की तरफ से, आपने मेंशन किया हुआ है कि जी आपको कोडिंग और प्रोग्रामिंग स्किल्स कितने रिक्वायर्ड हैं। यार इसमें जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स है इसमें कोडिंग और प्रोग्रामिंग के स्किल्स नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। और इवन ये है कि जब लैम्डा फंक्शंस के ऊपर आप काम करेंगे तो वहाँ पे जस्ट मैं एक सर्वरलेस आपको छोटे मोटे एक तो फंक्शन बना के दिखा सकते हैं, ठीक है, कि उसमें होगा कि हम जावा के ऊपर अगर हमें कोई फंक्शन छोटा सा लिखना है तो वो कैसे लिखना है, यस वो हम लोग देखेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर कोर्स की बात करें तो उसके लिए प्रोग्रामिंग स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ जी, क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डेवलपर एसोसिएट का है सर्टिफिकेट, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग स्किल रिक्वायर्ड है? जी उसके लिए बिल्कुल रिक्वायर्ड है, जो डेवलपर है उसके लिए रिक्वायर्ड है, जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट है उसके लिए रिक्वायर्ड है। और इस कोर्स से हम जो है कि दोनों टैकल कर सकते हैं, दोनों सर्टिफिकेशन? नहीं, इससे सिर्फ और सिर्फ आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट हासिल कर सकते हैं। यस, जो आपका जो जो डेवलपमेंट का कोर्स है ना उसमें ये सारी सर्विसेज आपको पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। प्रोग्राम कोडिंग जो है वो बात की हुआ है। तो यस, मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो 40% कोर्स है डेवलपमेंट का वो इसमें कवर होगा, लेकिन जो 60% है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उसके लिए आपको सेपरेट क्लास लेनी पड़ेगी। सर एक और चीज है, वो ये कि अगर हम मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, हमारी एक ऐप है कॉम्प्लेक्स ऐप जिसकी डायग्राम में मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे एपीआईज बैक एंड फोर्थ मूव कर रही हैं, तो उसका नेटवर्किंग एस्पेक्ट जो है टीएलएस एसएसएल सर्टिफिकेट्स और डीएनएस वगैरह, यानी नेटवर्क साइड जो है, तो ये सारी भी कवर होती है एसोसिएट। बिल्कुल 102% इसमें कवर होती है, ठीक है। इवन आप सर्टिफिकेट्स एडब्ल्यूएस से ले भी सकते हैं, ठीक है। जी जी। और इसमें सिंपल सा तरीका ये होता है कि भाई आपका जो भी इंस्टेंस है वो पब्लिक आपने अगर रखा होगा, डेफिनेटली जब आप एसएसएल की बात कर रहे हैं तो आपका इंस्टेंस पब्लिक जा रहा है लेकिन सिक्योर जा रहा है, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि आप जस्ट 443 पोर्ट जो है उसको आप इनेबल करते हैं, ठीक है, बाकी सब ब्लॉक होती है, पहली बात। दूसरा ये कि आपको जो सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, वो अगर आप AWS से लेना चाहें वो भी आपको मिल जाते हैं, प्लस आपने डोमेन होस्टिंग इस तरह की कोई चीज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यस, सब कुछ पॉसिबल है। सर एक कंसर्न ये थी कि जो कोर्स है वो सैटरडे के दिन ही होगा और वो कंटिन्यूस 8 आवर्स होगा, तो मैं कह रहा था कि डाइस के प्रीवियस जो हैं कोर्सेज वो होते हैं सैटरडे संडे 4-4 घंटे, और वो भी कीप अप करना जो है ना हैंड्स ऑन, वो काफी चैलेंजिंग होता है। तो ये 8 आवर्स किस तरह, मैं इसका सोचा था कि यार कंडक्ट मसला पता क्या है, सिर्फ इशू और कोई भी नहीं है, ठीक है। ये देखा जा सकता है, ये उस वक्त हम डिसाइड कर लेंगे जब स्टूडेंट्स जो है ना मेजॉरिटी किस तरह से चीज़ें लेके चल रही है। और वैसे और कोई इशू नहीं है। मेरे नॉर्मली जो कोर्सेज होते हैं ना, बाकी भी मेरा ये होता है कि मैं कोशिश मेरी होती है कि ज़रा संडे ऑफ हो जाए सबके लिए, और आपने जो सैटरडे को पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, ठीक है। तो बाकी है कि अगर मेजॉरिटी ये कहेगी कि हम 4 आवर्स में इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो यस हम कर सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है सर। फीस वगैरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो मैनेजमेंट साइड से मिलेगी या? जी, आप जो फीस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जो मैनेजमेंट है डाइस की, आपको वही आपको बेहतर गाइड कर सकेंगे इसमें। ठीक है जी, किसी और की क्यूरी? तला आपने कुछ पूछना है? जी मेरा एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा जनरलाइज था, वो इस हवाले से था कि AWS के अंदर जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि 2-3 डिफरेंट रोल्स का आपने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दी थी, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि कौन कौन से रोल्स जो हैं अवेलेबल हैं, क्योंकि मैं अपने अगर बैकग्राउंड के हवाले से बात करूं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लेट्स से जिस तरह इंटीग्रेशन का एक सेपरेट रोल होता है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट सेपरेट रोल, और ऑपरेशंस जो है वो एक सेपरेट डोमेन होती है। जी तो इसमें ठीक हो क्लाउड गया, के अंदर मैं कैसे आपका होता है? क्वेश्चन समझ गया। इसमें ये होता है कि आपके पास एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट का रोल है और इसमें एक आपका डेवलपर रोल है, ठीक है, 2 ही ट्रैक है इसमें। लेकिन जो आपका सोल्यूशन आर्किटेक्ट है इसमें आपका ऑपरेशन बहुत हद तक कवर हो जाएगा। लाइक द जॉब मार्केट अगर हम बात करते हैं, इसको टारगेट जी करते हैं, तो मैं सोल्यूशन उसी हिसाब आर्किटेक्ट से सब जी कुछ करता सोल्यूशन है, आर्किटेक्ट इंटीग्रेशन जो ऑपरेशंस। देखें
जी 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 बिल्कुल, ये सारा कुछ उसमें है। देखें, मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनने के लिए, सोल्यूशन आर्किटेक्ट क्या होता है कि आपने सेल्स की टीम के साथ कस्टमर का सोल्यूशन डिजाइन करना है, ऐसा ही है, ठीक है। और Right. जो आपका सोल्यूशन आर्किटेक्ट बेसिकली ये जो कोर्स है, ये ना सिर्फ आप इसमें सोल्यूशन डिजाइन कर सकेंगे, बल्कि आपको ये हैंड्स ऑन भी देगा, ठीक है। आप सोल्यूशन खुद से बना भी सकेंगे, मेन से आप इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे, जो सोल्यूशन डिजाइन करेंगे वो इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे, ठीक है। हम हैंड्स ऑन करेंगे इसमें। Okay. ठीक है, क्योंकि अगर आपका हैंड्स ऑन नहीं है तो बेसिकली मेरे ख्याल में ये है कि आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट अच्छे नहीं बन सकते। एक मतलब एक सिंपल सा हुआ है, मोस्टली जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स होते हैं वो वही होते हैं जिनका पहले हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, देन वो सोल्यूशन की तरफ आते हैं, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को समझा होता है, उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज़ किस तरह से चलनी है। तो इस कोर्स का जो मेन मकसद है वो यही है कि हम सारी चीज़ें हैंड्स ऑन करें, और हैंड्स ऑन करने के बाद लास्ट डे के अंदर हम डिफरेंट सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट जितने भी हमने मोस्टली टूल्स पढ़े होंगे, जो सर्विसेज पढ़ी होंगी, उनको हम एक जगह पे इंटीग्रेट करके देखना चाहेंगे कि हम हमारी पाकिस्तान की मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हम इनके क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। Okay. ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, इसके अलावा और किसी को क्वेरी हो? सर अगर जी, आप एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो और जो है और आप जॉब मार्केट में जाओ, तो आपसे एम्प्लॉयर जो है एक्सपेक्टेशन क्या रखता है कि आप से वो क्या डिमांड करता है कि आप क्या करो? देखें, जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट है, देखें आजकल अगर आप देखें तो दो चीज़ें होती हैं। अगर तो आप बिल्कुल फ्रेश हैं, ठीक है, तो फ्रेश के लिए ये है कि ये एक स्टेपिंग स्टोन होगा, फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। और मार्केटिंग में क्या डिमांड होती है, देखिए जब आप इनिशियली जाते हैं ना बिल्कुल स्टार्ट में, तो कोई भी एम्प्लॉयर आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे बैठ के तुम सोल्यूशन डिजाइन करो, ठीक है। तो डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है कि हैंड्स ऑन कहीं पे कोई इंस्टेंस डिप्लॉय करना है, कहीं पे माइग्रेशन करनी है, ऑन प्रीम से जाना है क्लाउड के ऊपर, ठीक है, या किसी तो कोई एक सोल्यूशन आया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टार्ट में जो फ्रेशर है उनके लिए ये चीज़ होती है। यस, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो डायरेक्ट सोल्यूशन आर्किटेक्ट बन सकते हैं। सोल्यूशन आर्किटेक्ट में क्या होता है कि सोल्यूशन डिजाइन करना, फॉर एग्जांपल नॉर्मली जो मेजर सोल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं कि आपकी आजकल क्योंकि लोग माइग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशंस, जो डेटाबेसेस, जो चीज़ें उनकी ऑन प्रीम चल रही हैं, उसको विदाउट डाउन टाइम या मिनिमम डाउन टाइम के साथ क्लाउड के ऊपर मूव करना सिक्योर तरीके से एज इट इज, ठीक है। तो इसका पूरा सोल्यूशन डिजाइन करना। फिर कोई बंदा ये कहता है यार मैंने एप्लीकेशन नहीं बनानी है, उसके लिए मुझे ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो उसमें आपने बताना कि भाई आपके कंप्यूट कितने लगेंगे, आपको क्लस्टर रिक्वायर्ड है नहीं रिक्वायर्ड, आपको लोड बैलेंसर चाहिए नहीं चाहिए, आपके पब्लिक आईपीस कितनी होंगी, आपकी प्राइवेट आईपीस कितनी होंगी, आपका जो नेटवर्क डिजाइन कितना होगा, ये सारा का सारा डिजाइन करके देना, ये सोल्यूशन आर्किटेक्ट का काम है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन भी आपका काम होगा, और आप ये मींस कि आप जॉब में दोनों रोल्स में जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर। अच्छा सर, यहाँ पे जो है हम करते हैं कि मतलब आपका जो है मंथली जो है इसकी होती है पैसिंग होती है AWS के ऊपर, तो ये किस बेसिस के लिए हम करते हैं? नहीं, क्या होती है, सॉरी मिस, मैं आपकी बात समझा नहीं, क्या होती है हम मंथली पैचिंग करते हैं ना, तो पैचिंग? किस पे वो करते हैं, किस ऑपरेटिंग ओएस लेवल पे करते हैं या एप्लीकेशन जी लेवल पे OS करते हैं? लेवल पे, नहीं OS लेवल कौन पे करते हैं नहीं, ऑपरेशन। कौन सी लिनक्स है या कौन सा? यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चीजें होते हैं, वैसे तो लिनक्स पे हम करते हैं, लिनक्स के हो गए या विंडोज वगैरह के हो गए, मीन्स तो ये अगर किस बेसिस पे? नहीं, किस बेसिस से क्या मुराद है? मीन्स देखें, दो चीजें होती है मतलब कि हम पैचिंग करने पैचिंग की क्यों जो करते रिक्वायरमेंट। हैं? पैचिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि पैचिंग के ना पैच सेट डिफरेंट पैच सेट्स होते हैं। एक पैच सेट होता है आपका जो सिक्योरिटी के लिए होता है, फॉर एग्जांपल कोई सिक्योरिटी का बग आ गया, ठीक है, या कोई नॉर्मल ऐसा बग आ गया। देखें, जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई बग्स आते हैं, ठीक है। तो क्या होती है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके बग फिक्सेस निकालते हैं, और जो बग फिक्सेस होती हैं ना वो पैचेस की सूरत में निकलती हैं। तो हम क्या करते हैं, क्वार्टरली नॉर्मली जो पैचेस आते हैं वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आते हैं, जिसमें आपके सिक्योरिटी पैच भी हो सकते हैं और आपके डिफरेंट पैच भी होते हैं जिसके थ्रू आपके बग्स फ्री होते हैं, ठीक है। तो जो पैचिंग का मकसद होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप अपने जो पुराने बग्स हैं वो रिमूव कर सकें, जो नॉन बग्स हैं, ठीक है, जो कि कंपनी को पता चल चुके हैं और उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हुए हैं, उनकी अपडेट्स निकालती हैं वेंडर्स। जैसे लिनक्स है तो लिनक्स भी निकालता है, ऑरेकल है वो क्वार्टरली निकालता है। तो जो पैचेस हैं उसका मेन मकसद ये होता है। क्लियर हो गया मिस आपको? जी, एक और मेरा सवाल था,
वो ये कि जब हम क्लस्टर खड़ा करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आपके पास मल्टीपल नोड्स आते हैं। जैसे आपके पास एक मास्टर हो गया, बाकी जो है आपके पास वो स्लेव्स नोड हो गए या वर्कर नोड्स कहते हैं या कोर नोड्स कहते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो एक आप समझ लें एक क्लस्टर खड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि आपके पास जो है कोई ऐसा एरर आ जाता है या कुछ भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप उसके ऊपर जो है वो पाइथन के पैकेजेस आप इंस्टॉल करते हो या पाइथन के वर्जन इंस्टॉल करते हो, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो डेवलपर्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई इसको जो है अपग्रेड करना है, इसको जो है आप थोड़ा सा जो है इसी वर्जन को अपग्रेड कर दें, ठीक है। तो अब उसमें जो है जब आपका क्लस्टर जो है जब आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो वो एक फॉर एग्जांपल 3.8 की मैं कॉन्फ़िगरेशन करती हूँ, ठीक है। कल को जो है वो मुझे डेवलपर कहते हैं कि इसको मैं आप अपग्रेड कर दें, तो अब मैं क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाके इसको अपग्रेड करती हूँ या फिर वो नोड वाइज जाके मैं इसको जो है वो मैं अपग्रेड करूँ देखें इसको। जो क्लस्टर का ना एक चीज बहुत क्लियरली आप जहन में बिठा लें, जो क्लस्टर है ना, क्लस्टर का ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता। आपका जो चाहे पाइथन है कुछ भी है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होता है, ठीक हो गया। तो जो क्लस्टर है वो सिर्फ क्या काम कर रहा होता है, वो सिर्फ आपकी नोड्स को मैनेज कर रहा होता है कि कौन सी नोड को क्या किस टाइम करना है, नोड जो है वो अलाइव है या नहीं है, ठीक है, सिंक करना है क्या बट नहीं सर करना देखिए है, हम दैट्स यहाँ इट। पे जो है जब हम काम करते हैं तो हम मेंशन करते हैं बूटस्ट्रैप, जब हम इसे करते हैं तो वहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि मुझे कौन सी जो है वो पैकेजेस चाहिए या कौन सी वर्जन्स की चीज़ें चाहिए। मिस मैं वही बात पूरी कर रहा हूँ। देखें जो जी आपने नोड के ऊपर आपकी जो अपग्रेड होगी ना, वो आपकी नोड के ऊपर होगी, ठीक है। ओवरऑल ओके क्लस्टर यस, अगर कोई ऑर्केस्ट्रेशन टूल आप यूज कर रही हैं तो उसमें वो क्या करता है कि ऑर्केस्ट्रेशन टूल के थ्रू अगर आप पैचिंग कर रही हैं तो वो जितनी भी नोड्स उस क्लस्टर में होंगी उन सबको अपग्रेड करेगा, लेकिन वो करता हर नोड को है। वो ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ क्लस्टर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑर्केस्ट्रेशन आपको दे रहा होता है कि डिफरेंट नोड्स को आपने कैसे इकट्ठा करके उसको मैनेज कैसे करना है, दैट्स इट। क्लस्टर का और कोई तीसरा काम नहीं होता। हेलो, आई एम स्टिल कंफ्यूज विद योर आंसर। नहीं लाइक मिस क्या कंफ्यूजन क्या है आपको? देखें जो क्लस्टर है ना, क्लस्टर सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ और देखिए सिर्फ वो नोड्स को एक मैनेज करने के कॉन्फ़िगरेशन लिए। है ना आपकी, ठीक है। वो जी आपकी एक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। वो एक कोई भी नोट वगैरह नहीं, वो एक जस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। जब मैं उसके अंदर एक चीज़ अपग्रेड कर देती हूँ तो वो क्या खुद से बाकी नोट्स के ऊपर अपग्रेड नहीं हो जी मैं जाएगा? वही कह रहा हूँ, मैं मिस वही बात कर रहा हूँ कि वो डिपेंड ओके करता है आपका क्लस्टर अगर ऑर्केस्ट्रेशन करता है कंप्लीट, देन ठीक है यस आपके सारे के सारे, जैसे अगर मैं बात करूँ जैसे ओरेकल का क्लस्टर होता है, ठीक है। तो ठीक है ओरेकल के क्लस्टर में क्या होता है कि आप एक ही क्लस्टर अवेयर, उसका बेसिकली जो क्लस्टर का सॉफ्टवेयर होता है ना, वो डिपेंड जी करता है ये क्लस्टर का जो सॉफ्टवेयर है वो ये चीज सपोर्ट करता है कि नहीं। जैसे ओरेकल का क्लस्टर सॉफ्टवेयर की मैं अगर बात करूँ तो उसमें आप सारी नोड्स को एक क्लस्टर की कमांड से सारी नोड्स डाउन भी कर सकती हैं, अप भी कर सकती हैं, लेकिन बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, वो वन बाय वन उनको शट डाउन की कमांड ही भेज रहा होता है, ठीक है। आप भी जब क्लस्टर जब पैच करते हैं ना, तो आप क्लस्टर को जब कहते हैं ना कि पैच करो, तो बेसिकली वो भी जी क्या कर रहा होता है कि वो हर नोड पे जाके वो खुद पैच करता है आपकी जगह, ठीक है ठीक है। तो इसको इसीलिए इसलिए इसको हम ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। कि ठीक है एक आपके क्लस्टर का सॉफ्टवेयर है, वो बेसिकली आपकी बिहाफ के ऊपर डिफरेंट नोड्स पे काम कर रहा है। कुछ क्लस्टर सॉफ्टवेयर हैं वो ये चीजें सपोर्ट नहीं करते, तो वो डिपेंड करता है आप क्लस्टर किसका यूज कर रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। लेकिन हर काम जो भी आप कर रहे होते हैं, चाहे वो क्लस्टर करें या आप करें खुद से, वो हर नोड के ऊपर अपग्रेड करता है, ठीक है। चाहे वो क्लस्टर के थ्रू करें चाहे आप खुद करें, ठीक है। और ये क्लस्टर सॉफ्टवेयर होता है वो करता है ये सारे काम, ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी मेरा क्वेश्चन है, मोहसिन बात कर रहा हूँ। मेरा जी क्वेश्चन ये था कि आपका बैकग्राउंड भी थोड़ा डेटा और बिग डेटा की तरफ का है और मेरा बैकग्राउंड भी यही है। ठीक तो है। मैं एक पूछना चाहा था, आप कितना बिग डेटा का एरियाज के अंदर कवर करेंगे? क्योंकि मैं टॉपिक्स की आउटलाइन देख रहा हूँ तो उसके अंदर कुछ चीजें हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मार्केट में मांगी जाती हैं लेकिन उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। लेट्स सपोज रेडशिफ्ट हो गया और आपका ग्लू हो गया, इस तरह की चीजें उसके नहीं अंदर नहीं देखें, ये सोल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स है, इसमें जो बिग डेटा से रिलेटेड है ना, जस्ट हम उसकी सर्विसेज को देखेंगे कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ठीक है। और ये सर्विसेज कैसे यूज हो सकती हैं, जैसे मतलब बिग डेटा में आप डिफरेंट नोड्स हैं वो आप बना सकते हैं, ठीक है। आप बिग डेटा का सेटअप है तो उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ऐसा ये बिग डेटा का कोर्स उस तरह से नहीं है। क्योंकि बिग डेटा की तो सर्टिफिकेशन बिल्कुल अलग है, वो जी स्पेशलिटी के अंदर आती है, वो जी मैंने जी 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 मैं देखा हमारी है। वो हमारा एक कोर्स है, वो भी इधर स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन वैसे ओके उससे पहले हम लोग ये कोर्स करवाते रहे। वो है क्या कहते हैं, बिग डेटा AWS के ऊपर, बिग डेटा ऑन AWS, ठीक है। वो एक कोर्स है, ठीक है, उसमें ये क्योंकि जो सारी चीजें हमारा कराई डेटा जाती हैं। एनालिटिक्स वाले लोग हैं ना, तो उनका बहुत बड़ा ऐसे इसके अंदर सर्विसेज होती हैं जो हमारे काम नहीं आती हैं।
जी मैं वही बात कर रहा हूँ, उसकी जो सर्टिफिकेशन है वो यही है कि डेटा एनालिटिक्स ऑन AWS के नाम से कोर्स है उसका। जी ठीक है, तो यस वो जो कोर्स है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो हम लोगों ने करना है स्टार्ट। चल ओके ठीक है, और किसी का कोई क्वेरी हो तो बताएं। जी सर, मेरी एक छोटी सी क्वेरी थी इसके ऊपर कि हमारे पास जैसे क्लाउड के अंदर आप एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई अपनी रन कर रहे हैं, तो समटाइम्स जो हमें इश्यूज इस तरह के आते हैं कि आपके पास कुछ लेट्स से कोई रिसोर्सेज का क्रंच आ जाता है, या आपके पास वो परफॉर्मेंस जो थ्रूपुट उन्होंने एग्री की होती है, जो कॉन्ट्रैक्टेड है, वो आपको नहीं रिसीव हो रही। तो उस केस में आपस में एक थोड़ा सा एप्लीकेशन का और इंफ्रा का आपस में एक थोड़ा सा जो है वो एक क्लैश हो जाता है कि आप चीज़ वो एप्लीकेशन पे कहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सही परफॉर्म नहीं कर रही, इंफ्रा एंड पे इशू नहीं है। तो ये चीज़ें क्लाउड के अंदर या AWS में हम किस तरीके से इस जो चीज़ को AWS के अंदर क्या होता है कि AWS के अंदर आपको मैट्रिसेस मिल रहे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, आपकी CPU यूटिलाइजेशन, आपकी डिस्क यूटिलाइजेशन, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, एवरी सेकंड का मैट्रिसेस आप उनसे ले सकते हैं। ठीक है, वो आपको डैशबोर्ड के ऊपर भी अवेलेबल होते हैं। आपका जो इंस्टेंस है उसमें कितनी IOPS की क्या वो है, ठीक है, और आपका CPU की कितनी यूटिलाइजेशन किस टाइम क्या गई, इवन आप हिस्टोरिकल चीज़ें ये वो भी उठा सकते हैं। तो वो डेफिनेटली देखें, आपने जब भी अपने एप्लीकेशन वाले के साथ डिस्कस करना है तो आपने जाहिर सी बात है स्टैट्स की बेस पे बात करनी है ना, कि यार देखिए जी हमारी लास्ट 2 घंटे की ये स्टैट्स हैं, CPU इतना गया, मेमोरी इतनी गई और नेटवर्क इतना गया। तो ये सारे स्टैट्स आपको अवेलेबल होते हैं, आप वहां से डाउनलोड करके आप मेल कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। ऑलराइट, ठीक ठीक है, ये सारे स्टैट्स अवेलेबल हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, चीज़ें आई थिंक कि सबको क्लियर हो गई हैं। ठीक है, और बाकी अगर कोई किसी का है क्वेश्चन तो वो पूछें, और बाकी ये कि फिर हम इसको इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं, और होपफुली आप लोगों से जो है मुलाकात होगी फिर कोर्स में, जो आप लोग ज्वाइन करेंगे उसको। सर एक और क्वेश्चन ये है कि क्या ये रिकॉर्डिंग हमें मिल सकती है? मिस मेरे ख्याल में तो मिल जानी चाहिए। मेरे ख्याल में ये डाइस में से अगर कोई बैठे हुए हैं तो वो इसको बेहतर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, मुझे तो कोई इतराज नहीं होता इसमें। We have already mentioned an email in the chat section. You guys can email us for the recording or any other query regarding our trainings at info@diceanalytics.pk. So thank you so much everyone for joining us today. We hope you enjoyed the session. Cloud computing with AWS training is starting from 25th of June. Registration link is shared in the chat section. Thank you so much, Mr. Asim, for conducting such an informative and interactive session. You're welcome. That's all for today. Allah Hafiz. Thank you Allah Hafiz. Thank you. Thank you so Allah much. Hafiz. Allah Hafiz. Thank you so much. Allah Hafiz.